हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 8 के अंदर। आज हम बात करेंगे एक्सपाथ सेलेक्टर क्या होता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को एक्सपाथ लिखने में दिक्कत आती है, तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप एक्सपाथ को आसानी से कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स लिए हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद आपको एक्सपाथ लिखने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। कोई भी मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, सपोज मैं अमेजन वेबसाइट ओपन करता हूँ। ओके, सो इसको मैं ओपन करता हूँ और मैं राइट क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सपाथ लिखने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही मैंने राइट क्लिक करा, मुझको ये इंस्पेक्ट विंडो दिखेगी, इसको मैं क्लिक करूँगा और आपको हर वेबसाइट के अंदर इस टाइप का HTML का जो इसको हम बोलते हैं HTML का डोम स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स पे मैंने क्लिक करा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप देखोगे तो आपको इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर मिलेगा और वो हर एक वेबसाइट के साथ सेम ही है। ओके, तो सबसे पहले ये तो बात हुई स्ट्रक्चर हमको कैसा दिखेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आते हैं HTML टैग। देखो मैंने लिखा है एलिमेंट्स इन द ब्राउन कलर आर कॉल्ड टैग्स। तो ये जो भी आपको ब्राउन कलर में एलिमेंट्स दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं टैग्स। तो देखो ये है हमारा HTML टैग, ये है हमारा हेड टैग और यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। हेड टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। सिमिलरली टाइटल भी हमारा एक टैग है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हो। सो टाइटल वाला जो टैग है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। सिमिलरली HTML वाला टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी वेब पेज हो उसके अंदर HTML सबसे पहले आएगा और HTML के अंदर बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। तो इस तरीके से जितने भी टैग हैं वो हमेशा HTML के अंदर ही होंगे। कोई भी वेबसाइट आप लेके रख लो, उसमें आपको सेम दिखेगा। तो ये तो बात हुई हमारे टैग के बारे में। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे इसको हम बोलते हैं HTML हेडलाइन टैग। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। सिमिलरली पैराग्राफ टैग होता है स्लैश पी। तो स्लैश यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फॉरवर्ड स्लैश स्लैश पी। इसका मतलब है कि वो जो टैग है यहाँ पे खत्म हो गया है। तो सिमिलरली जो HTML वाला टैग है यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे इसका लगाया फॉरवर्ड स्लैश, इसका मतलब ये यहाँ पे एंड हो गया है। तो ये तो बहुत ही हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी, इतना आपको पता होना चाहिए। तो आपको पूरी HTML आने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक ऑटोमेशन टेस्टर हो। सो इतना भी अगर आपको आता है तो मोर देन इनफ है। तो अब बात करते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पे लाइन लिख रखी है, तो सपोज मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ या फिर मैं एक न्यू लाइन कॉपी करता हूँ। जैसे मैं ये वाली कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो ओके, तो इसको मैं छोटी सी कोई लाइन लेता हूँ। जस्ट सपोज इसको मैं अगर स्नैपशॉट लेता हूँ इसका, इतने का मैं स्नैपशॉट लेता हूँ। तो आप देखोगे ये जो हमारा है, मैंने बताया कि जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं टैग नेम। टैग नेम स्क्रिप्ट हमारा यहाँ पे है टैग नेम। ये चीज़ है हमारी एट्रीब्यूट, इसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। और ये है हमारी एट्रीब्यूट की वैल्यू। ओके, सो इतना जो पार्ट है एट्रीब्यूट की वैल्यू है। और यहाँ पे आप देखोगे तो फॉरवर्ड स्लैश से इन्होंने स्क्रिप्ट वाला जो टैग है उसको बंद कर दिया। ओके, तो मैं एक और लाइन लेता हूँ, सिमिलरली मैं एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीपल एग्जांपल्स लूंगा। तो फॉर सपोज ये वाला मैं लेता हूँ लाइन। ओके, सो ये जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट होगा इसको हम बोलेंगे टैग नेम। इसको हम बोलेंगे टैग नेम। ये है हमारा एट्रीब्यूट, इसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट। और ये है हमारे एट्रीब्यूट की वैल्यू। सिमिलरली अब एक चीज यहाँ पे आप देखो, टैग नेम तो एक ही बार लिखा जाएगा। ये टैग नेम यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जो पहली लाइन है हमारी, टैग नेम यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे टैग नेम क्या हो गया, क्लोज हो गया। ओके, यहाँ पे हमारा टैग नेम क्लोज हो गया। तो ये जो है हमारा एट्रीब्यूट नंबर, इसको मैं लिखूँ अगर, तो ये है हमारा एट्रीब्यूट नंबर 1। ओके, और ये क्या है, ये एक और एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट। ये है हमारा एट्रीब्यूट नंबर 2 और ये है उसकी वैल्यू। सो लाइकवाइज आपके मोर देन 1 एट्रीब्यूट हो सकते हैं बट टैग नेम हमेशा एक ही रहेगा। तो देखो एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं।
सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टैग नेम है, कौन सा एट्रीब्यूट है। तो इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो आप देखोगे अगेन सेम, जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो होगा हमारा टैग नेम, या डिव हमारा टैग नेम है। और ये जितने भी, सो मैं दूसरा कलर लेता हूँ अगर, और ये जो चीज़ है हमारी क्या है, एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट। ओके, और इसके बाद ये है सेल विजेट आईडी, ये भी हमारा एट्रीब्यूट है। सिमिलरली ये भी हमारा एट्रीब्यूट है। तो जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो हमारे एट्रीब्यूट हैं। तो इसमें देखो आप कितने सारे एट्रीब्यूट हैं। और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यू है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 तक। ओके, सो सेल विजेट आईडी की जो वैल्यू है वो है ये। सो लेफ्ट साइड वाला एट्रीब्यूट, ये वाला एट्रीब्यूट और ये वाली वैल्यू। तो ये तो हमने बहुत ही बेसिक बात करी कि टैग नेम क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होती है और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हमको ये जानना जरूरी है जब भी हम अपनी एक्सपाथ या सीएसएस लिखेंगे कि चिल्ड्रन क्या है, सिबलिंग क्या है और पेरेंट क्या है। तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। मैंने एक डमी एग्जांपल लिया है। तो बेसिकली एक वेबसाइट है, इस पे यहाँ पे आपको कुछ लेबल दिखेंगे, एनिमल का लेबल है और फिश है, कार्निवोर है, लायन है, टाइगर है ना। तो इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। तो राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो इस वेबसाइट के अंदर भी अगर आप देखो, पहले HTML था और उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट हैं। जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, HTML के अंदर सारे के सारे टैग नेम आएंगे हमारे। तो देखो हेड भी हमारा क्या है, टैग नेम है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। सिमिलरली जो बॉडी है वो भी हमारा क्या है, टैग नेम। अब आप देखो बॉडी को जैसे ही मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं इस एरो को क्लिक करूंगा, थोड़ा सा मैं और जूम इन करता हूँ, बॉडी को जैसे ही मैंने क्लिक करा तो मुझको काफ़ी सारे एलिमेंट दिखेंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं इस एरो को बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो आप इसके जो एलिमेंट हैं अंदर के वो छुप जा रहे हैं। देखो मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो वो छुप जा रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो बॉडी का टैग नेम है, ये जो बॉडी वाला एलिमेंट है, इन सभी का क्या है, पेरेंट। क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो उसके सारे के सारे एलिमेंट छुप जा रहे हैं। तो ये होता है पेरेंट। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी लाइन भी दिख रही होगी, पतली सी, बहुत पतली सी लाइन है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब मैं अपना माउस यहाँ पे ले जा रहा हूँ, अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, इस वाली हाईलाइटेड लाइन को, तो आप देखो इसके जो एलिमेंट है, ये वाला H4 टैग, डिव टैग, ये है हमारा लेफ्ट वाला टैग नेम होता है, मैंने जैसा कि बताया, दोबारा बता रहा हूँ। फिर ये वाला भी टैग नेम होता है, ये एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की वैल्यू, क्लास एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू है हर्बीवोर। ये वाले जो एलिमेंट है तीनों के तीनों, ये क्या हो रहे हैं, छुप जा रहे हैं। अगर मैं क्लिक करूं, देखो फिर से छुप गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एलिमेंट, ये वाला, ये वाला और ये जो तीनों लाइन है, इस पर्टिकुलर लाइन की क्या है, चिल्ड्रन है। और ये क्या है, उसका पेरेंट। ये वाली लाइन पेरेंट है इन तीनों के लिए, और ये जो तीनों चिल्ड्रन है इनका पेरेंट क्या है, ये वाली लाइन। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाले जो एलिमेंट है वो क्या हो रहे हैं, हाइड हो जा रहे हैं। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि यहाँ पे कौन सा चिल्ड्रन है और कौन सा क्या है, पेरेंट। सिमिलरली मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ पेरेंट और चिल्ड्रन के लिए। सपोज इसकी हम बात करते हैं, या फिर इसको मैं छुपा देता हूँ। मैं सपोज इसकी बात करता हूँ, इस पर्टिकुलर लाइन की अब बात करते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा चिल्ड्रन है, कौन सा पेरेंट है। तो आप इस एरो पे क्लिक कर दो और आपको एरो के नीचे एक लाइन भी दिख रही होगी। उसका जो मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक वो, ये जो टैग नेम है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये लाइन ये बता रही है हमको। तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से पहचानने के लिए मैं इसको क्लिक करूँगा। तो देखो इसके अंदर जो तीनों एलिमेंट थे, एनिमल वाला, ये वाला और ये वाला, तीनों के तीनों क्या हुआ, छुप गए। ओके, इसका मतलब ये तीनों क्या है, चिल्ड्रन है। इस पर्टिकुलर लाइन के क्या है, ये चिल्ड्रन है, क्योंकि जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये छुप जा रहे हैं। ओके, सो अच्छा मैं एक चीज़ और बात करूँगा कि सपोज मैंने इस लाइन के बारे में बात करी, तो इस लाइन के, या फिर मैं इसकी बात करता हूँ H3, इसका पेरेंट कौन है, इमीडिएट पेरेंट। इमीडिएट मतलब सबसे पहले वाला पेरेंट।
इमीडिएट तो यही है, ये नहीं है, इमीडिएट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये छुप जा रहा है। तो मतलब ये जो लाइन है, ये वाली जो H3 वाली लाइन है, इसका पेरेंट क्या है? इमीडिएट। इमीडिएट मतलब पास वाला पेरेंट ये है। बट अगर आप देखो मैं इसको कर दे रहा हूँ अगर क्लिक, ओके, तो सारा का सारा छुप जा रहा है। तो ये वाली लाइन क्या होगी? तो बेसिकली इस पर्टिकुलर लाइन के लिए ये वाली लाइन होगी पेरेंट का भी पेरेंट, ओके। तो आप ऐसा बोल सकते हो पेरेंट का भी पेरेंट है ये, मतलब ओके। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पेरेंट है, कौन सा चिल्ड्रन। अच्छा, मैं इसकी बात करूं बॉडी वाले टैग की, तो देखो ये तो सभी का पेरेंट है, इसके अंदर सारे एलिमेंट हैं। तो इसका इमीडिएट पेरेंट ये है, फिर उससे भी पहले वाला पेरेंट ये है, और सबसे ऊपर वाला पेरेंट ये है। ओके, सो पेरेंट से भी जो पहले आपकी जैसे कि नाना हो गए, नानी हो गई, तो वो आपसे पहले आए हैं, है ना। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट पेरेंट है और कौन सा एलिमेंट चिल्ड्रन है। तो ये तो बात हुई पेरेंट क्या होता है, चिल्ड्रन क्या होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत आए तो आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम बात करेंगे सिबलिंग क्या होते हैं। सिबलिंग मतलब भाई बहन, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको मैं फिर से क्लिक करता हूँ, तो ये 3 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं और ये छुप जा रहे हैं। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये लाइन इन चारों का, ये चारों जो लाइन है इसकी क्या है, पेरेंट। बट आप देखो इनका लेवल देखो आप, ये जो 3 लाइन है, इसको मैं ओपन नहीं करूंगा, इसके नीचे वाली और इसके नीचे वाली, और इसका भी देखो। तो ये जो चारों लाइन है, इनका जो लेवल है वो एक एक सेम है, सेम लेवल पे है। इसका मतलब कि ये चारों के चारों क्या है, सिबलिंग है, आपस में भाई बहन है, ये आप ये बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको समझ नहीं आ रहा। क्यों है? क्योंकि देखो अगर मैं इसको क्लिक भी करूंगा तो ये जो नीचे वाली लाइन है हाइड नहीं हो रही, तो मतलब ये पेरेंट तो नहीं है। ये तो बात क्लियर हो गई। तो आप एरो को देख के समझ सकते हो कि कौन सा सिबलिंग है। तो ये जो चारों एलिमेंट है, H3 वाला और ये बाकी के जो डिव वाले टैग नेम है, चारों के चारों क्या है आपस में, सिबलिंग। इनको हम बोलते हैं सिबलिंग, ओके। जैसे इसकी मैं बात करूं, अगर इसको मैं छुपा देता हूं, अब आप मुझे बताओ कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे पेरेंट है, कौन सा सिबलिंग है। देखो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, ये तीनों छुप गए, मतलब ये तीनों क्या है, चिल्ड्रन है। बट आप इसका लेवल देखो, इस लाइन का, इस लाइन का और इस लाइन का, तीनों सेम लेवल पे हैं। इसका मतलब ये तीनों क्या है, सिबलिंग है। मतलब ये तीनों भाई बहन है, तो एक ही लेवल पर है ये तीनों, है ना। अच्छा, आप एरो के जो डायरेक्शन है उससे भी आप समझ सकते हो कि कौन सा एलिमेंट चिल्ड्रन है, कौन सा एलिमेंट पेरेंट है। वो कैसे? देखो जब भी, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ दोबारा, तो अभी ये छुप गया, इसको मैंने क्लिक करा, तो इसके जो चिल्ड्रन होंगे ना, जैसे इसकी जो 3 चिल्ड्रन है वो थोड़े से राइट में सरके हुए होंगे। आप देखो थोड़ा सा जो सेम लेवल पर नहीं है, वो थोड़े से इसके अंदर है। सिमिलरली इसके जो चिल्ड्रन होंगे ना, वो इससे थोड़े से राइट में होंगे। तो देखो इसके 4 चिल्ड्रन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सिमिलरली मैं इसको क्लिक करूंगा तो इससे, इस लाइन से थोड़े राइट में होंगे उसके चिल्ड्रन, ओके। तो इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट पेरेंट है, कौन सा एलिमेंट चिल्ड्रन है और कौन सा एलिमेंट सिबलिंग है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे की बात करते हैं। तो अब मैं इस पे जाता हूँ दोबारा से। तो हमने ये बात कर ली कि पेरेंट क्या है, चिल्ड्रन क्या है, सिबलिंग क्या होता है HTML डोम के अंदर। तो अब मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। तो अब बात करेंगे एक्सपाथ सिलेक्टर होता क्या है। तो देखो, एक मैंने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ बात करी थी कि प्लेराइट में 2 सिलेक्टर होते हैं, ID एंड टेक्स्ट सेलेक्टर, ओके। सो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो उसमें मैंने ये अलग से वीडियो बनाई है कि क्या होते हैं ID एंड टेक्स्ट सेलेक्टर। सो एक वेबसाइट में ओपन करता हूँ। सो बेसिकली आप बोलोगे कि आईडीएन टेक्स्ट सिलेक्टर तो हम यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हमको एक्सपाथ सीखने की ज़रूरत क्या है, ओके। अगर मैं एक वेबसाइट और ओपन करता हूँ, ये वाली मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ओके। तो इस टेक्स्ट बॉक्स की मैं बात करता हूँ, ओके। तो देखो इस टेक्स्ट बॉक्स का कोई भी टेक्स्ट नहीं है, ओके। जैसे यहाँ पे फुल नेम की बात करूँ तो ये तो एक टेक्स्ट है, बट यहाँ पे आप देखो इस टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, इसकी ना तो आईडी है, देखो यहाँ पे आपको कोई भी आईडी नहीं दिखेगी, और ना ही कोई टेक्स्ट आप ले सकते हो, क्योंकि इसका कोई टेक्स्ट है ही नहीं, है ना। जैसे इसका तो ये टेक्स्ट है, बट इधर कोई ऐसा टेक्स्ट प्रेजेंट नहीं है। सो इस केस में मैं आईडी एंड टेक्स्ट सेलेक्टर को यूज नहीं कर सकता। सो कहने का मतलब है, अगर आप एक्सपाथ लिखना जानते हो, मतलब अगर आप आईडी एंड टेक्स्ट सेलेक्टर यूज नहीं कर पाओगे, सो 99.99% ऑफ द टाइम आप एक्सपाथ तो लिख ही लोगे उस एलिमेंट का,
सो XPath हमेशा वर्क करेगी भले ही आईडी प्रेजेंट हो या फिर टेक्स्ट प्रेजेंट हो, टेक्स्ट प्रेजेंट ना हो। ओके, ये दोनों अगर प्रेजेंट नहीं होंगे फिर भी आप XPath आसानी से लिख सकते हो। सो XPath आपको आनी बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए हम XPath सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो मैंने लिखा है XPath सेलेक्टर, तो उसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। सो देखो, XPath दो टाइप की होती हैं। पहली होती है रिलेटिव XPath, ओके, और एक और होती है एब्सोल्यूट XPath, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम फोकस करेंगे पूरा इस पे, रिलेटिव XPath क्या होती है। सो अगर थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी पढ़ें, रिलेटिव XPath स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ द डोम स्ट्रक्चर, HTML डोम स्ट्रक्चर बोल लो या फिर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डबल स्लैश डिनोटिंग द करंट नोड। अब इसका थोड़ा सा फोकस करना है, डिनोटिंग द करंट नोड। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ वापस, मतलब मुझे इसकी XPath लिखनी है, तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे दोबारा से लेफ्ट क्लिक करूँगा, तो मुझको ये जो लाइन है हाईलाइट हो जाएगी। ओके, तो मैंने ये बोला कि रिलेटिव XPath जो होती है वो मिडिल ऑफ द HTML डोम। देखो हम मिडिल में है, HTML जो डोम है हमारा मिडिल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वही ये बात हम बोल रहे हैं उधर डेफिनेशन में कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द HTML डोम। सो डायरेक्टली इस एलिमेंट पे आके मैं XPath लिखने वाला हूँ, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव XPath। ओके, सो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स होता है डबल स्लैश, ये हमारे फॉरवर्ड स्लैश है। अच्छा, कई लोगों को ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि यार ये वाला डबल स्लैश लगाएं कि ये वाला लगाएं। तो देखो मैं बात करूंगा, आप ऐसे याद रखो, आप हमेशा ये सोचो कि फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड मतलब वो जो डंडे हैं ये दोनों आगे की तरफ गिर रहे हैं। ओके, आगे की तरफ गिर रहे हैं, तो हमको फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है ना। तो आपको थोड़ा सा चीजें याद रखने में आसानी होगी। सो ये है हमारा सिंटैक्स। ओके, सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, और हम पहले अपनी XPath लिखने वाले हैं। सो पहले मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ क्योंकि वेबसाइट थोड़ी सी इजी है, फिर हम दूसरी वेबसाइट पे चलेंगे। Ctrl+F Ctrl+V, ओके, पेस्ट कर दिया मैंने। मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो आपको इंस्पेक्ट करना है, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और फिर आपको एलिमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, कहीं पे भी क्लिक कर दो, फिर Ctrl+F दबाओ, तो ये आपको विंडो दिख जाएगी ऐसे, है ना। सो यहाँ पे मैंने वो जो मैंने सिंटैक्स लिखा था वो मैंने पेस्ट कर दिया है। ओके, ये सिंटैक्स है XPath का, रिलेटिव XPath का। सो देखो डबल स्लैश तो आपको लगाना ही है। अच्छा, यहाँ पे टैग नेम क्या आएगा? आप मान लो सपोज इसकी XPath लिखनी है मुझे, इस पर्टिकुलर लाइन की XPath लिखनी है, या फिर एनिमल की बात करूँ या फिर किसी और की बात करूँ, तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ डाउन। ओके, सो नाउ देखो सपोज मुझको अदर की XPath लिखनी है। ओके, सो मैंने पहले बताया था जैसे कि ये क्या होता है, ये होता है हमारा टैग नेम। तो मैं डिव को कहाँ पे लिख दूंगा? टैग नेम पे लिख दूंगा, बहुत ही आसान। डिव को टैग नेम पे लिख दिया। फिर ये क्या होता है? ये होता है एट्रीब्यूट। तो क्लास को मैं कहाँ लिख दूंगा? यहाँ पे लिख दूंगा। @ तो आएगा ही आएगा, ये तो सिंटैक्स है। ओके, और क्लास की क्या वैल्यू है? जैसे हमने डिस्कस किया, क्लास की वैल्यू है अदर। तो देखो मुझको कितने एलिमेंट मिल गए? 1/1। अगर आपको यहाँ पे 1/2 एलिमेंट मिलेगा, तो आपको मेक श्योर करना है कि हमेशा जो आप XPath या फिर कोई भी अदर लोकेटर यूज कर रहे हो वो यूनिक हो। अगर वो यूनिक नहीं होगा तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो फेल हो सकती है। ओके, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे तो मैं कैसे किस एलिमेंट पर क्लिक करूं। तो पहले ये चेक जरूर कर लेना। ओके, 1/1। सो देखो मैंने इसकी XPath लिख ली। ओके, सो ये एक XPath है। सिमिलरली मैं एक और XPath लिखता हूँ सपोज, या फिर मैं थोड़ी इस वाली वेबसाइट पे चलता हूँ। एक हमने छोटा सा एग्जांपल डिस्कस किया अभी। देखो मैंने पहले से इंस्पेक्ट करके रखा था। अब सपोज मुझे इस ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है इसकी मुझको XPath लिखनी है। क्या करना है? कंट्रोल यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके Ctrl+F दबा दो, और यहाँ पे दोबारा से इंस्पेक्ट किया। सो हमारा सिंटेक्स क्या था? मैंने बताया था फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड मतलब जो आगे की तरफ गिरेंगे। देखो ये जो दो स्लैश लगाए मैंने, आगे की तरफ गिर रहे हैं, इसका मतलब हमको फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है, तो कंफ्यूज मत होना। उसके बाद क्या था? टैग नेम, फिर एरे वाला ब्रैकेट लगा के एट्रीब्यूट। तो ये हमारा सिंटेक्स है। मैं पहले सिंटेक्स लिख रहा हूँ, फिर मैं वहाँ पे एलिमेंट्स फिल करूँगा। तो दोबारा एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इसको क्लिक करा, तो देखो मुझे इसकी XPath लिखनी है। अच्छा, जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स की XPath लिखते हो ना, तो देखो मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ। अगर मैं कहूँगा TD width = 200,
तब भी मैं लिख सकता हूँ, बट जो आपकी स्क्रिप्ट है वो वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अगर आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी एंटर कराना चाह रहे हो, तो मेक श्योर आप इनपुट वाले टैग को ध्यान में रखो और यहीं पे एक्सपाथ लिखो। ओके, सो इनपुट टैग ही है जिसकी वजह से आप उसमें कुछ वैल्यू एंटर कर पा रहे हो। तो आपको यहाँ से नहीं लिखना है, हमेशा इनपुट टैग को देखना है जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स की एक्सपाथ लिखो। ये चीज आपको याद में रखनी है। ओके, सो इसका टैग नेम क्या है? देखो, इसका टैग नेम है इनपुट। ओके, सो कॉपी कर लो, ये है हमारा टैग नेम, यहाँ पे लिख दो। टैग नेम हो गया। अच्छा, इसमें देखो कितने सारे एट्रीब्यूट हैं। टाइप एट्रीब्यूट है, ऑन ब्लर एट्रीब्यूट है, नेम है, वैल्यू है। ओके, सो चलो मैं ये लेके देखता हूँ नेम। ओके, एट्रीब्यूट है नेम, सो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ। वैल्यू क्या है नेम की? ये जो मैंने पेस्ट करी। सो मैंने थोड़ा सा सिंटेक्स गलत कर दिया, यहाँ पे एरे ब्रैकेट नहीं आएगा। सो देखो, आपको 1 आउट ऑफ 1 एलिमेंट मिल गया। ओके, तो देखो इस टाइप से आपको मिल गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, चलो मैंने बोला कि चलो मैं नेम नहीं ले रहा, मैं दूसरा एलिमेंट लेता हूँ। ओके, मैं लेता हूँ टेक्स्ट। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। सो टाइप क्या है हमारा? एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे लिखा जाएगा टाइप, नॉट टाइप। टाइप इक्वल्स टू एट्रीब्यूट, सॉरी यहाँ पे आएगा क्या? टेक्स्ट। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, तो अब आप देखो, ये जो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। मैं एंटर मारूंगा, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के लिए इन्होंने सेम एलिमेंट्स लिए हैं। ओके, सो दोबारा एंटर मारूंगा तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। जो थर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है, देखो यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है ना, येलो लाइन। फिर दोबारा एंटर मारूंगा और कहीं पे भी है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। सो मैंने कहा कि यार ये तो मैं नहीं ले सकता, है ना। सो आप क्या कर सकते हो? बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका बात करते हैं, आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ पे एक फंक्शन का ब्रैकेट लगाना। थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ। ओके, तो कुछ ज़्यादा ही जूम इन हो गया, 1 मिनट, या फिर इतना ही रहने देते हैं, 1 मिनट। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन वाला ब्रैकेट लगाना है और इसको भी फंक्शन वाला ब्रैकेट के अंदर डाल दो। ओके, आपने डाल दिया, अभी भी 8 एलिमेंट ही मिलेंगे। ठीक है, फंक्शन वाला ब्रैकेट यहाँ बनाया, ओपनिंग वाला यहाँ बनाया, क्लोजिंग वाला यहाँ बनाया। उसके बाद मैंने एरे ब्रैकेट बनाए और यहाँ पे लिख दिया 1। मतलब मुझको पहले 8 एलिमेंट मिल रहे थे, बट अब मैंने क्या कर दिया, इंडेक्सिंग कर दिया। अगर मुझको पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैंने 1 किया, अगर मुझे कोई और चाहिए तो मैं 2 करूंगा, तीसरा चाहिए तो 3 करूंगा। लाइक वाइज आपको फिफ्थ वाला चाहिए तो आप ये करोगे, सेवन्थ वाला आपको ये मिलेगा, है ना। सो देखो, अगर आपको लास्ट वाला चाहिए तो आप मैंने 8 कर दिया, बट अगर मैं 9 करूंगा तो 9 से तो 8 से ज़्यादा तो एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि टोटल कितने थे? टोटल 1 आउट ऑफ 8 था ना। तो मैं मैक्स टू मैक्स 8 कर सकता हूँ। तो आप इस तरीके से इंडेक्सिंग करके भी एक्सपाथ लिख सकते हो। तो फिर आपको क्या करना है, जब आप इतना कर लोगे, सो उसके बाद आपको बस ये वाली एक्सपाथ लेनी है और अपना जो प्ले राइट की स्क्रिप्ट है उसके अंदर आपको लिख देना है, और आप इस पर कुछ भी डेटा एंटर करा सकते हो। तो बट आपको बस चेक करना है कि यूनिक होना चाहिए एवरी टाइम। ओके, सो थोड़ा सा मैं इधर आता हूँ। तो ये सबसे कॉमन वाला जो है हमारा रिलेटिव एक्सपाथ का सिंटैक्स होता है। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, वैलिडेट एक्सपाथ यूजिंग डॉलर एक्सपाथ इन क्रोम कंसोल। अभी हम कहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं? अभी हम यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं, क्रोम कंसोल, मतलब ये वाला क्रोम कंसोल। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं इस टॉपिक पे आऊँगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बट पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, तो आप इधर भी कर सकते हो। तो ओके, ये वाला सिंटैक्स हमने देख लिया है पहले ही। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डबल स्लैश टैग नेम। सो बेसिकली अगर आप इतना लिख दोगे, ये भी एक वैलिड एक्सपाथ सिंटैक्स है। तो मैं इधर जाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल इतना लिख दूँ, डबल स्लैश इनपुट, इसका मतलब ये है कि जितने भी इनपुट टैग इस वेब पेज के अंदर हैं, इस HTML डोम में, सारे के सारे मुझको दे दो। तो देखो इसने कितने दिए, 23, राइट। 1 2 3, देखो ये लेफ्ट वाला देखना, इसलिए वो 23 दे रहा है। ओके, सो बहुत सारे हैं। सो क्या मैं इस पे भी इंडेक्सिंग कर सकता हूँ? आंसर यस। सो मुझको अगर मोर देन 1 एलिमेंट मिल रहे हैं एक्सपाथ से, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, मुझको पहले वाला टेक्स्ट बॉक्स मिल गया। 2 करूंगा, सेकंड वाला मिल गया, और 3 करूंगा तो थर्ड वाला मिल गया। तो देखो बटन पे भी इन्होंने इनपुट वाला जो है टैग लगाया हुआ है। ओके, सो फिफ्थ फोर्थ करूंगा तो फोर्थ वाला मिल गया। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड एक्सपाथ है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, कॉपी करके ऐसे यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने एक और एक्सपाथ लिखी कि डबल स्लैश इनपुट, ये भी एक वैलिड एक्सपाथ है।
तो अच्छा, इसको यहाँ भी डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं लिखूँ डबल स्लैश बॉडी, कितने बॉडी टैग हैं हमारे? केवल एक ही है, तो देखो 1/1, ओके, यूनिक आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे करूँगा H2, अगर मैं H2 लिख दूँ, देखो वैलिड एक्सपाथ है ये भी, केवल एक ही एलिमेंट है, ठीक है। देखो ये H3 है तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, अगर मैं H3 लिखूंगा तो ही ये सेलेक्ट होगा। H3, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैंने यही चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे H3 लिख दो तो देखो 1/2, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये, तो इस पेज पे जितने भी H3 के टैग हैं, टैग नेम है जितने भी, वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। आप इंडेक्सिंग भी यहाँ कर सकते हो। सो इंडेक्सिंग में कर देता हूँ। अगर मुझको सेकंड वाला चाहिए सो मैं सेकंड वाला ले लूँगा, अगर फर्स्ट वाला चाहिए तो मुझको फर्स्ट वाला ले लूँगा, ओके। सो देखो सेकंड वाला है इनवर्टिब्रेट, पहले वाला कौन सा है? वर्टिब्रेट, ओके। सो ये एक वैलिड एक्सपाथ है। अब मैं जाता हूँ फिर से इस वाले पे, ये जो मैंने बनाया है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ डबल स्लैश स्टार, इसका क्या मतलब है? देखो मैंने बताया, अभी हमने क्या देखा, डबल स्लैश S3 लिखूंगा तो ये आ जाएगा, डबल स्लैश डिव लिखूंगा तो डिव के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 12 डिव एलिमेंट हैं इस पेज पे, तभी 12 के 12 दिखा रहा है, जितने भी हैं, ओके। सो पेरेंट के अंदर या फिर कहीं पे भी हो सकते हैं वो, उससे मतलब नहीं है, सारे के सारे वो सेलेक्ट कर लेगा। बट अगर यहाँ पर मैं स्टार लगाऊंगा, इसका मतलब कि सारे के सारे सेलेक्ट कर लो, चाहे तो वो H3 हो, चाहे डिव हो, चाहे H2 हो, चाहे कोई भी टैग नेम हो। तो स्टार लगा देते हैं, तो देखो टोटल उसने HTML वाला जो टैग नेम था उसको भी सिलेक्ट कर लिया है। सो देखो अब मैं आपको 1 बाय 1 एंटर मारता हूँ, देखना ये सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। टोटल 27 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, देखते जाना आप, ठीक है। H3 किया, डिव किया, डिव के अंदर H4 था उसको भी कर लिया इसने, ठीक है। तो स्टार का मतलब सारे के सारे, तो देखो H5 कर लिया। देखो इसको नहीं करेगा, ये तो क्लोजिंग टैग है, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग है ना, तो कंफ्यूज मत होना। ओपनिंग वाला केवल देखना, क्लोजिंग से मतलब नहीं है, तो इस वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो क्लोज हो रहा है, ये एक ही चीज है दोनों के दोनों, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से एंडिंग। तो स्टार H5 डिव डिव, इसके अंदर H6 था, ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया, फिर अदर भी हो गए। तो देखो इसने सारे के सारे क्या 27 एलिमेंट थे, स्टार लगाओगे तो सारे को वो सेलेक्ट कर लेगा। तो अगर आपको पता करना है कि आपके वेब पेज में कितने टैग नेम है, तो स्टार लगा दो सिंपल, और वो आपको काउंट दे देगा, ओके। तो ये वाला भी हमने डिस्कस करा, काफ़ी इजी था ये वाला भी। अब हम बात करेंगे, तो इससे पहले एक बात करता हूँ, तो इसको मैं इस वाले की बात करता हूँ पहले, थोड़े इजी वाले लेते हैं, ओके। सो कई बार क्या होता है, हमने बोला कि चलो जैसे इस पे ही चलते हैं, अगर मुझे इसकी एक्सपाथ लिखनी है, ओके, इसकी मुझको एक्सपाथ लिखनी है, तो ये रहा इसका टेक्स्ट, इसको मैं कॉपी करूँगा। सो एक काम करते हैं, पहले सिंटेक्स कॉपी कर लेते हैं ताकि आसानी होगी समझने में, ओके। तो कंट्रोल F कंट्रोल V, ओके। सो ये क्या है, टेक्स्ट एक फंक्शन है, एक्सपाथ ने हमको फंक्शन प्रोवाइड किया है जिसका नाम है टेक्स्ट। सो टेक्स्ट, विजिबल टेक्स्ट ये रहा, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, देखो यहाँ पे डाल दिया। ये तो सेम रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये फंक्शन हमको प्रोवाइड किया है एक्सपाथ ने। और टैग नेम आपका आपकी मर्जी है, आप टैग नेम देना चाहते हो आप दे दो, नहीं तो आप क्या लगा दो, स्टार लगा दो। स्टार मतलब पूरे पेज पे खुद सर्च कर लो, जहाँ पे ये एलिमेंट मिलेगा आप वहाँ पे सर्च कर लो, आप वहाँ पे हाईलाइट कर दो, है ना। तो वैसे इसका टैग नेम क्या है, TD, TD भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, ओके। वो आपकी चॉइस है, देखो 1/1 एलिमेंट मैच होगा, या फिर आप स्टार दे दो, वो खुद ही सर्च कर लेगा कौन से एलिमेंट में है, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप एक्सपाथ लिख सकते हो, स्टार लगा के, और टेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन है एक एक्सपाथ का फंक्शन। सो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने ये वाली एक्सपाथ लिखी थी, ओके। सो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, याद रहेगा, ओके। सो अब हम बात करेंगे इसकी, सो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला, ये भी एक फंक्शन है, एक्सपाथ का फंक्शन है, स्टार्ट्स विद, या फिर हम इससे पहले बात करते हैं, एक और मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, ये वाला कंटेन्स। जैसे हमने टेक्स्ट को यूज़ करा, ऐसे ही हम कंटेन्स वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो इससे पहले मैं ये वाला डिस्कस करना था, कट, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे इस वाले की, जो उसको मैं इसका जो सिंटेक्स से पहले कॉपी करके यहाँ लिख लेता हूँ, ओके।
सो देखो, टैग नेम आप देना चाहो दे दो, नहीं तो स्टार लगा दो, वो आपकी मर्जी है। कंटेंट्स एक मेथड है, उसके अंदर हमने टेक्स्ट वाला फंक्शन यूज़ करा है। ओके, यहाँ पे हमको देनी है पार्शियल वैल्यू। मैंने अभी तक पूरा का पूरा टेक्स्ट प्रोवाइड किया था, बट मैं चाहता हूँ कि चलो पूरा टेक्स्ट नहीं देना, नहीं तो मेरी एक्सपाथ क्या होगी, बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ पे रेडिफ मेल दे देता हूँ, पार्शियल वैल्यू दे दी है मैंने इस टेक्स्ट की। और टैग नेम क्या रहेगा, टैग नेम स्टार लगा दो, या फिर आपको टीडी लगाना है टीडी भी लगा सकते हो। तो देखो मैं टीडी लगाता हूँ पहले। देखो टीडी मैंने लगाया तो मुझको दो एलिमेंट मैच हो रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये, क्योंकि देखो यहाँ पे भी तो रेडिफ मेल है। तो अब या तो आप इसको इंडेक्स कर दो, वो आपकी चॉइस है। वैसे हम अवॉइड करते हैं इंडेक्सिंग। ओके, अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि आप इंडेक्स कर रहे हो। ओके, सो इंडेक्सिंग हम नहीं करते हैं, मान लो। इंडेक्सिंग से तो हमको मिल ही जाएगा एलिमेंट। सो मैंने क्या बोला कि चलो मैं क्या करता हूँ, अकाउंट भी साथ में ले लेता हूँ। रेडिफ मेल के आगे मैं थोड़ा सा अकाउंट लगा देता हूँ, ACCOUNT। सो देखो अब मुझको यूनिक एलिमेंट मिल गया। ओके, तो ये आपको हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। अगर मैं अकाउंट हटा दूंगा तो मेरे को दो एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से भी आप पार्शियल टेक्स्ट दे सकते हो। ठीक है, तो अगर अच्छा मैं यहाँ पे टीडी की अगर स्टार लगा दूँ, जब मैंने स्टार लगाया था तो मुझको कितने एलिमेंट मिल रहे थे, अभी भी एक ही मिलेगा, बट अगर मैं इसको हटा दूँ तो देखो मुझको कितने एलिमेंट मिल रहे हैं। पहला ये मिल गया, क्योंकि यहाँ भी रेडिफ मेल है। क्योंकि देखो जब मैंने टीडी लगाया, जब मैंने स्टार लगाया तो टाइटल वाला टैग भी इसने आइडेंटिफाई कर लिया, बट मैं टीडी लगाऊंगा तो केवल ये टीडी वाले ही करेगा, है ना। तो ये आप हिट एंड ट्राई कर सकते हो, जैसा आपको लगे आप उसको आप अकॉर्डिंगली लिख दो। सो यहाँ पे मैं अकाउंट लिख देता हूँ, या फिर आप क्या लिख सकते हो। अच्छा, पार्शियल टेक्स्ट का मतलब ये नहीं है कि आप पहले क्रिएट दे दो फिर अकाउंट दे दो, तो वर्क नहीं करेगा, आपको सीक्वेंस में देना है। ठीक है, रेडिफ मिल के आगे अकाउंट है तो अकाउंट ही आएगा। अब ऐसा भी नहीं कर सकते आप, जैसे मैं अकाउंट लिखता हूँ। ठीक है, अभी आ गया। अब आप बोलो कि मैं तो चलो पार्शियल टेक्स्ट दे रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, तो ऐसे वर्क नहीं करेगा। आपको जो आपका जो टेक्स्ट है उसको ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, सो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये हो गया हमारा कंटेंट्स मेथड। सो ये जो कंटेंट्स मेथड है हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमको एक्सपाथ लिखनी है टेक्स्ट के बेसिस पे। ओके, सो टेक्स्ट के बेसिस पे जनरली क्या होता है, लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि क्या होता है टेक्स्ट कई बार चेंज हो जाता है वेब पेज पे। ओके, सो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो फेल हो सकती है। सो आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है आपकी वेबसाइट, क्लाइंट की जो वेबसाइट है वो चेंज नहीं हो रही है, उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो आप टेक्स्ट वाला फंक्शन यूज़ कर लो। ओके, सो वो आपके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। सो हमने ये वाला भी डिस्कस करा और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये वाला चीज़ क्या है, स्टार्ट्स विद एट्रीब्यूट वैल्यू। इसको मैं कॉपी करता हूँ पहले, और मैं फिर से वही वाली वेबसाइट ओपन करता हूँ, रेडिफ मेल वाली पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, इसको मैं, इस बटन को देखना ध्यान से। ओके, इसका मैं नेम कॉपी करके ना यहाँ पे रख रहा हूँ। नेम कॉपी किया मैंने, और नेम को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, नेम को मैंने यहाँ पे रख लिया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब फिर से नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं कहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, तो आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। ओके, देखो डिफरेंस क्या था, ये जो एलिमेंट है, ये जो नेम का वैल्यू था, नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू था, यहाँ से वो बार बार चेंज हो रहा है, एंड में वो चेंज हो जा रहा है। अब जितनी बार मैं वेबसाइट रिफ्रेश करूँगा उतनी बार ये चेंज हो जाएगा। तो अगर मैंने बोला कि चलो मुझे वो इसकी एक्सपाथ लिखनी है, तो मैंने फिर से वही टैग नेम वाला लगाया, तो डबल स्लैश स्टार स्टार लगा देता हूँ, @नेम इक्वस टू, क्योंकि मुझको लगता है नेम यूनिक होना चाहिए, तो हमको एक एलिमेंट मिल गया। तो इसको मैंने कॉपी करके कट कर लिया, कॉपी कर लिया, फिर रिफ्रेश कर दिया। मतलब रिफ्रेश का मतलब आप वैसे समझो कि आप अपनी स्क्रिप्ट दोबारा चला दी। फिर मैंने एलिमेंट पे क्लिक कराऊंगा, बट आप देखो ये नाम तो अब चेंज हो गया है, तो क्या होगा, आपकी जो स्क्रिप्ट है वो फेल हो जाएगी। इसी रीज़न से जब भी आपको इस टाइप के नंबर मिलेंगे ना, अगर बहुत ही लंबा नेम है तो कोशिश करो उसको मत लो, क्योंकि वो हो सकता है फ्यूचर में वो चेंज हो जाए। अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू मिले तो पहले चेक कर लो वो चेंज तो नहीं हो रही, हो सकता है फ्यूचर में वो चेंज हो जाए। सो इसी रीज़न से हमको एक फंक्शन मिलता है, उसका नाम है स्टार्ट्स विद। सो मैं दोबारा एक बार कॉपी करूँगा। सो स्टार्ट्स विद को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो देखो आपको क्या करना है, नेम तो हमारा एट्रीब्यूट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे एट्रीब्यूट की जगह नेम। ओके,
नेम लिखने के बाद वैल्यू क्या है उसकी, वैल्यू चलो ये है, अभी कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ, वैल्यू यहाँ लिख दी। ओके, टैग नेम आप देना चाहो, नहीं तो आप स्टार लगा सकते हो वैसे। ओके, या फिर मैं ले लेता हूँ अभी के लिए इनपुट। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि ये जो इतना इतना पार्ट है ना, यहाँ से मैं ले लेता हूँ, इतना इतना पार्ट चेंज हो रहा है। देखूँ एक बार इसको हटा के देखता हूँ, अभी भी मुझको कितना एलिमेंट मिल रहा है, एक एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस वाले पार्ट को हटा दिया, क्योंकि ये नंबर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। देखो ये चेंज हो गए थे ना एंड में, बाकी तो सेम रहा हमारा। तो मैंने क्या किया, उनको हटा दिया, और मैंने कहा कि उस वाले एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो जिसका क्या हो, टैग नेम क्या हो, इनपुट हो। तो टैग नेम तो इनपुट है, एट्रीब्यूट क्या हो उस एलिमेंट के अंदर, इसको हम नोड भी बोल देते हैं, ये जो येलो लाइन है इसको हम नोड भी बोल देते हैं। ओके, तो उसका एट्रीब्यूट क्या है, नेम, नेम वाला एट्रीब्यूट है। ठीक है, बट वो स्टार्ट किससे होता हो, नेम की वैल्यू स्टार्ट होती हो इससे होती हो, इस वाले BTNCHKAVAIL, इससे स्टार्ट होती हो, आगे का हमको नहीं पता। तो उसको आप आइडेंटिफाई कर लो। इसको मैंने चलो कॉपी किया, और इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। सो Ctrl+F Ctrl+V, देखो स्टिल आपको वो वाला बटन हाईलाइट हो रहा है। दोबारा मैं क्लिक करूंगा, दोबारा मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो जितनी बार मैं अपनी स्क्रिप्ट चलाऊंगा, मेरी स्क्रिप्ट फेल नहीं होगी, क्योंकि मैंने स्टार्ट्स विद वाला फंक्शन यूज़ किया है। तो इस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको आपके एलिमेंट क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब हर बार वो चेंज हो रहा है। तो इसको हम ये भी बोल देते हैं कि जो है हमारी क्या है, डायनेमिक एक्सपाथ है। ये जो हमने एक्सपाथ लिखी, ये डायनेमिकली हमारे जो एलिमेंट है उनको हैंडल कर लेगी, क्योंकि नो मैटर इसके जो डेटा है वो कुछ भी हो, बट हमारी जो एक्सपाथ है, हमने डायनेमिक एक्सपाथ लिखी है। ठीक है, तो इसको हम कई बार डायनेमिक एक्सपाथ भी बोल देते हैं। तो इसको भी मैं इधर लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए। इसको नहीं लिखना था मुझको, एक सेकेंड, हाँ इसको लिखना था, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसके नीचे लिखूँगा, और इसका जो कलर है वो मैं चेंज करके ये कर देता हूँ, ताकि हमको पता रहे कि इसकी वैल्यू है। ओके, सो ये तो मैंने एज ए एग्जांपल दिया था। तो इसी तरीके से, अच्छा एक चीज़ होती है, एक होता है एंड्स विद। ठीक है, तो क्या एंड्स विद हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, स्टार्ट्स विद। ओके, या फिर मैं इसी को ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने कहा एंड्स विद। ओके, @name इक्वल्स टू, सपोज मैं देता हूँ, इसी नाम को लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। तो आप अभी क्या करो, आप एज्यूम कर लो, आप मान लो ये जो एलिमेंट है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, और बाकी के पिछले वाले एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। तो आप एंड्स विद यूज़ कर सकते हो कि नहीं। तो देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो एक्सपाथ हमने लिखी, ये एक्सपाथ है 2.0, और ये जो हमारा ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र, इसको सपोर्ट नहीं करता है। इसकी वजह से हमको जीरो एलिमेंट मैच हो रहे हैं। तो मैं आपको गूगल करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, एंड्स विद नॉट वर्किंग, तो आप ये चेक कर सकते हो, XPath ends with does not work. Okay, so accept कर लो। ओके, सो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि ends with वाला जो फंक्शन होता है, XPath 2.0 का पार्ट है, बट जो हमारा ब्राउजर है, जो हम क्रोम के साथ वर्क कर रहे हैं, वो अभी 1.0 ही सपोर्ट करता है। ओके, तो अभी यहाँ पे बता रहा है कि आप खुद से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, बट अभी हम इतने हाई लेवल पर नहीं जाएंगे। ठीक है, सो बात हुई XPath ends with की, जो कि वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो वो XPath 2.0 का पार्ट है। बट आप CSS जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो CSS में आप एंड्स विद भी यूज़ कर सकते हो, स्टार्ट्स विद भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अब मैं दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट पे आता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ओके, सो ये वाला तो हमने आई गेस डिस्कस कर लिया है। ओके, ओके, सो आई गेस ये वाला हमने डिस्कस नहीं किया है। हमने डिस्कस तो किया था, बट वो टेक्स्ट फंक्शन के साथ यूज़ किया था। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो बहुत दोनों सेम है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, टेक्स्ट किया था, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, दूसरा कोई एट्रीब्यूट लिया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको लगे। सो देखो, मैं फिर से इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट कंटेन्स @ देखो, या कोई भी एट्रीब्यूट आप यहाँ पे ले सकते हो। ओके, सो मैं वैल्यू ले लूँ, या फिर चलो नेम ले लेता हूँ अभी के लिए, @name।
तो मैंने बोला कि नेम एट्रीब्यूट ले लो और इसको मैं कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ। तो आपको पता है कि ये वाला एलिमेंट तो चेंज होगा, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, है ना। सो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंटेंट्स, मैंने कंटेंट्स वाला वर्ड यूज़ करा है, तो जैसे कि हमने टेक्स्ट वाले फंक्शन में बात करी थी, या तो आप पूरा का पूरा टेक्स्ट दे दो या उसका एक छोटा सा पार्ट दे दो। कंटेंट्स में क्या होगा, अगर अब मैं इसको भी हटा दूँ और थोड़ा सा इधर से भी हटा दूँ, नोट इधर से, देखो अभी ये नहीं चल रहा है, तो देखो अभी भी मैंने, अगर मैं एक और हटा दूंगा तब भी ये चलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब आप इस टाइप से भी नाम दे सकते हो, मतलब इस एलिमेंट, इस वर्ड में ये चीज़ कंटेन हो रही है। अब ऐसा मत करना कि एन हटा दोगे, बीच बीच से नहीं हटाना है, आपको सीक्वेंस वाइज हटाना है, ओके। या तो आप पीछे से हटा सकते हो या फिर आगे से हटा सकते हो, बीच से आप नहीं हटा सकते। तो इस तरीके से आप कंटेंट्स यूज़ कर सकते हो। कोई और एट्रीब्यूट हो आपका, उसकी वैल्यू के साथ भी आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। तो इसको भी मैं कट करके यहाँ पे ज़रा लिख देता हूँ, ठीक है। एक तो टेक्स्ट के साथ हमने किया और दूसरा किसके साथ किया, नेम के साथ किया, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट्स विद वाले की बात करी और एंड्स विद वाले की भी बात करी, जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं हमारे ब्राउज़र। तो थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। अच्छा, इसका क्या पॉइंट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। सो बेसिकली इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, टैग नेम तो मेरा ये रहा, बट मैं मोर देन वन एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू ले रहा हूँ, मतलब मोर देन वन ले रहा हूँ। अभी तक हम एक ही एलिमेंट, एक ही एट्रीब्यूट और एक ही उसकी वैल्यू ले रहे थे। सो ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। इधर मैं जाता हूँ, मैंने एक्सपाथ लिखी, इनपुट एट द रेट टाइप इक्वल्स टू बटन, ओके, ये मैंने एक्सपाथ लिख दी, ठीक है। एक्सपाथ मैंने लिख दी। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा रुको, हाँ, मुझको दो एलिमेंट मिल गए, तो अब या तो मैं इंडेक्सिंग कर दूं, वो मेरी चॉइस है। बट क्या दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है कि आप नेम ले लो जैसे मैंने पहले बताया, या फिर आप वैल्यू ले लो। तो एक और तरीका ये है कि आप एक और एट्रीब्यूट ले लो और एक और उसकी वैल्यू ले लो, ताकि आपको यूनिक एलिमेंट मिल जाए। जब तक यूनिक नहीं मिले तब तक आपको शांत नहीं बैठना है। सो सपोज मैंने लिया वैल्यू, देखो ये जो टेक्स्ट है वैल्यू, मुझको लगता है ये यूनिक होगा, ठीक है। तो मैं करूँगा करूँगा एट द रेट वैल्यू इक्वल्स टू चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है। सो देखो मैंने एक और क्या कर दिया, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू को कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक है। तो ये यूनिक एलिमेंट मिल गया मुझको, 1 आउट ऑफ 1। अगर मान लो मुझको अभी भी यूनिक नहीं मिलता, तो मैं एक और एलिमेंट ले लेता, लाइक वाइज मैं लेता जाता जब तक मुझको यूनिक नहीं मिलता। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो एक्सपाथ के साथ, ठीक है। तो ये एक और तरीका है, मल्टीपल आप एट्रीब्यूट ले सकते हो, एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट और वैल्यू। अच्छा, ये क्या है, ये है हमारी और कंडीशन। और कंडीशन, ये देखो मैंने और का सिंबल बनाया है, ओके। सो इसका क्या मतलब है, इसको मैं अगर कॉपी करूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। सो पेस्ट करा मैंने, ये देखो और सिंबल है, और सिंबल मतलब, अच्छा एज्यूम करो जैसे मैं लिखूँ इनपुट एट द रेट टाइप इक्वल्स टू बटन, तो देखो मुझको फिर से यूनिक मिल गए। सो अभी मैं कोशिश करूँगा कि इसको इंडेक्सिंग कर दूँ, ताकि मुझे अभी एक ही लाइन पे फोकस करना है, अभी तो मुझको ये मिल गया। तो देखो आप ऐसे भी इंडेक्सिंग कर सकते हो, है ना, बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे 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 आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ओके। सो अभी तो मुझको यूनिक एलिमेंट मिल गया, बट मैंने यहाँ पे ना और का सिंबल लगाया है। आप एज्यूम करो कि ये हर बार क्या हो रहा है, जब भी मैं वेबसाइट चला रहा हूँ, या तो बटन की जगह क्या हो जा रहा है, बटन की जगह बीटीएन हो जा रहा है, या तो बटन की जगह बीटीएन हो जा रहा है वैल्यू, या फिर ये जो वैल्यू है ये भी चेंज हो जा रही है, ओके। ये भी कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी, सॉरी, कहने का मतलब जैसे कि या तो ये वाली वैल्यू चेंज होगी, या फिर कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू चेंज होगी, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, बट ऐसा नहीं होगा, मतलब मैंने वेबसाइट को लॉन्च किया, बार बार मैंने देखा कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों के दोनों चेंज होंगे। हमको ये पता है कि या तो ये चेंज होगा या तो ये चेंज होगा। तो हमने क्या किया कि सपोज मैं यहाँ पे बटन ही लिख देता हूँ दोबारा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ओके। सो मान लो आपने दोनों की दोनों एक्सपाथ लिख दी, मान लो ये चेंज हो गया, ओके। सो ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, एक सेकेंड,
सो बेसिकली और का मतलब ये है कि या तो ये वाला एक्सपाथ वर्क करेगा या फिर हमारा दूसरे वाला जो एक्सपाथ है वो वर्क कर जाएगा, दोनों में से एक तो मतलब चल ही जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं वैलिडेट नहीं कर पा रहा हूँ समाउ, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ। सो देखो मैंने इसको कुछ भी और नाम दे दिया, स्टिल हमारी जो पहली वाली एक्सपाथ है वो वर्क कर रही है। मतलब अगर एक एलिमेंट भी चेंज होता है तो दूसरी तो वर्क करेगी ही करेगी, है ना। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लेफ्ट वाला मान लो लेफ्ट वाला एलिमेंट चेंज हो गया, बट हमारी एक एक्सपाथ तो सही चलेगी क्योंकि हमारी वेबसाइट ही ऐसी वर्क कर रही है कि केवल एक टेक्स्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके सो यूजर नेम, ओके सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ, समाउ यहाँ पे नहीं दे रहा है, आई डोंट नो। देखो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक है और इसको भी वर्क करना चाहिए था। इसको अगर मैं टाइप इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन और इनपुट एट द रेट आई डी इक्वल्स टू, अगर मैं इसको हटाऊँ तो ओके सो यहाँ पे ये कोई भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों। इनपुट एट द रेट आई डी, अच्छा यहाँ पे आई डी नहीं आएगा। इनपुट एट द रेट, पता नहीं मैंने ये वाला कहाँ से ले लिया, इसको मैं सही करता हूँ पहले। बटन तो मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं लेता हूँ एट द रेट वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ, मैंने शायद गलत लिख दिया है। ओके चेक, ठीक है। तो मान लो या तो लेफ्ट वाली चेंज हो गई हर बार, तो राइट वाली तो सही चलेगी, एटलीस्ट एक हमारी क्या है एक्सपाथ सही चलेगी। और यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल कोट आ गए, मैं अगर सिंगल लिखता हूँ क्या ये वर्क करेगा। ओके तो आप सिंगल भी ले सकते हो, बट आप कोशिश करना सिंगल ही लो, क्योंकि जब हम सेलेनियम से अगर या फिर कोई अदर प्लेराइट टूल होगा तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डबल कोट के अंदर डबल कोट आ जाएंगे, है ना। डबल कोट के अंदर सिंगल कोट तो अलाउ होते हैं जब हम लोकेटर वाली बात करेंगे स्क्रिप्ट में। सो बेसिकली आपको यहाँ पे सिंगल कोट ही लो तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लाइक आप मोर देन एक और एक्सपाथ ले सकते हो यहाँ पे, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। सो ये हमने बात करी और वाले जो और ऑपरेटर है हमारा उसकी मदद से। अच्छा एक और है इनपुट टाइप, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये थोड़ा सा इसके जैसे ही है एंड, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे हमको एक कंडीशन इशू आ रहा था कि हमारा जो वो था, देखो अभी मेरे को दो एलिमेंट मिल रहे हैं, या तो मैं इसके साथ में ही जोड़ दूँ या फिर इसके मैं बगल में जोड़ दूँ। देखो इस टाइप से एंड लगाया, एंड ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे एस लिख दिया। तो लाइकवाइज इसके आगे भी आप एंड लिख सकते हो, एंड क्लास इक्वल्स टू ये वाले एंड एट द रेट क्लास, एट द रेट आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि हम एक्सपाथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और लिख दो, उसके आगे अगर आपको अभी भी यूनिक नहीं मिल रहा तो एक और एंड लगा दो। तो इस टाइप से भी आप एंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ओके। सो हमने काफ़ी सारे एक्सपाथ के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन देखे अभी तक। सो थोड़ा सा और डीप में जाते हैं एक्सपाथ के, ठीक है। तो मैं इसकी बात करूँगा, ये क्या चीज़ है, ओके। इतना तो आपको पता ही है, हमने अभी तक बात करी, ठीक है। ये डॉट डॉट क्या है, तो थोड़ा यहाँ पे चलते हैं। अब मैं इस वाली वेबसाइट पे आ जाता हूँ। थोड़ा मैं इस वेबसाइट से बोर हो गया हूँ, बाद में इस वेबसाइट पे वापस आएंगे। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ। सो सपोज मुझको एक्सपाथ लिखनी है, तो अब तक तो आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए होंगे, तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। सपोज मुझे इसकी एक्सपाथ लिखनी है, ओके। सो कैसे लिखेंगे, डबल स्लैश टैग नेम फॉरवर्ड स्लैश एट द रेट क्लास, क्लास हमारा एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू क्या है ये, ठीक है। यूनिक एलिमेंट आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने बात करी थी पेरेंट कौन होता है, चिल्ड्रन कौन होता है। इस लाइन का पेरेंट आप मुझको बताओ, येलो लाइन का पेरेंट क्या है। ये नहीं है, ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेम फ्लो पे, सॉरी सेम उसमें है लाइन पे। देखो इसको मैं छुपा भी दूंगा, इसके ऊपर ही है बट इसके अंदर नहीं है। बट अगर आप इसको देखोगे, इस इस लाइन के अंदर क्या है, येलो लाइन, मतलब ये इसका चिल्ड्रन है। आप छुपा के भी देख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो अगर मुझे इसके इसके किस पे जाना है, इस येलो लाइन के पेरेंट पे जाना है, तो मैं लिख दूंगा एक्सपाथ में स्लैश डॉट डॉट। ये मेरी एक एक्सपाथ है इस पर्टिकुलर लाइन के लिए। तो अब आप बोलोगे कि यार हम तो डायरेक्ट इसकी एक्सपाथ नहीं लिख देते,
यहाँ से मैं स्लैश डॉट डॉट लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं तो यहीं से चले जाऊँगा। देखो मान लो कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, जैसे हमने रेडिफ मेल वाले में क्या देखा था, वो वैल्यू चेंज हो रही थी। मान लो सारे का सारा डेटा चेंज हो रहा है, केवल ये टैग नेम कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्टली आप नहीं लिख पाओगे, राइट। आपको पता है कि ये वाली लाइन कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसकी एक बात लिख लेता हूँ, फिर इधर से मैं नेविगेट हो जाऊँगा, ठीक है। तो हम स्लैश डॉट डॉट लगाते हैं। अच्छा, मैं एक और वर्ड लगा दूँ तो स्लैश डॉट डॉट। तो देखो ध्यान से देखना, जब मैंने नहीं लगाया तो अभी मैं यहाँ पे हूँ येलो लाइन पे। स्लैश डॉट डॉट मतलब इसका पेरेंट तो यही है। अगर मैं एक और वर्ड लगा दूंगा स्लैश डॉट डॉट, इसके भी पेरेंट पे चले आएगा वो। इस येलो लाइन का पेरेंट क्या है, बॉडी, तो स्लैश डॉट डॉट, ठीक है। तो आप मल्टीपल टाइम आप इसको लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो एक हमने बात करी, ये स्लैश डॉट डॉट वाला क्या होता है, ठीक है। इट विल मूव टू पेरेंट। जितनी बार आप लगाओगे उतनी बार आप हायरार्की में ऊपर बढ़ते जाओगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमने एक जगह बात करी थी, सिबलिंग की बात करी थी, अगर आपको याद हो, ठीक है। सिबलिंग क्या होते हैं, भाई बहन, ओके। सो अगर मैं इसको क्लिक करूं, इसके कितने सिबलिंग हैं, चलो पहले मैं एक्सपाथ लिख लेता हूं, मुझे इस पर्टिकुलर लाइन का एक्सपाथ लिखना है, ठीक है। सो डबल स्लैश div एट द रेट क्लास इक्वल्स टू, ठीक है। सो ये मैंने लिख दिया वर्टिब्रेट। मैं इस येलो लाइन पे हूँ, अभी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। अब मैंने कहा कि यार मुझको ना इसकी एक्सपाथ लिखनी है, div क्लास इक्वल्स टू 1112 3.89, ठीक है। तो मुझे इसकी एक्सपाथ लिखनी है, मैं कैसे लिखूंगा। तो तुमने बोला कि चलो ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, div एट द रेट क्लास इक्वल्स टू ये वाला। सो देखो एलिमेंट मैच हो गया, ठीक है। तो अभी आप एज्यूम करो, हो क्या रहा है कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है, मतलब मैंने वेबसाइट लोड करी तो नंबर क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट लाइक दिस। ये पूरा का पूरा नंबर ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप ना तो कंटेंट्स यूज कर पाओगे, ना स्टार्ट से यूज कर पाओगे, ना कोई अदर फंक्शन यूज कर पाओगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी एक्सपाथ मुझको लिखनी है, बट मुझे ये पता है कि ये जो फिश वाला पार्ट है ना, ये कांस्टेंट है, ये फिश ही रहेगा। कितनी बार भी मैं वेबसाइट को वो कर लूँ, क्या बोलते हैं, वेबसाइट लोड कर लूँ, ये वाली येलो लाइन तो सेम रहने वाली है, बट ये जो नंबर है ना चेंज हो रहा है, तो मैं एक्सपाथ नहीं लिख पाऊंगा। सो अ, हम क्या कर सकते हैं, इधर से इधर मूव हो सकते हैं। या फिर इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे हूँ div क्लास इक्वल्स टू फिश, ठीक है। मुझे इसके अंदर जाना है, इसके अंदर क्या है, h4, इसके अंदर है h4 वाला टैग, ठीक है। सो अगर मैं लगाऊंगा स्लैश h4, ठीक है, मैं कहाँ पे आ गया, इसके अंदर आ गया। मतलब इसके पेरेंट से अगर मुझे इसके चिल्ड्रन पे जाना है, तो मैं यूज़ करूँगा स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, वन टाइम, टू टाइम नहीं। टू टाइम भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। डबल स्लैश अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, अभी तो आपको आउटपुट सेम ही आएगा, बट अगर मैं बताऊँगा आपको आगे कि डबल स्लैश लगाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। सो अगर मुझे पेरेंट से चिल्ड्रन पे मूव करना है, तो मैं सिंगल स्लैश लगा सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे हूँ सपोज, डिव क्लास इक्वल्स टू एनिमल, एनिमल से लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब मुझे कहाँ जाना है, इधर इधर से आप देखो, मुझे div क्लास इक्वल्स टू एनिमल से कहाँ जाना है, मुझे h2 पे जाना है क्या, मतलब मैं अभी ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, कहीं पे भी आप जा सकते हो। h2 पे जाना है या फिर इस पे जाना है या फिर इस पे जाना है, आप मुझको बताओ। तो मैंने कहा कि मुझको ना इस पे जाना है, सेकंड वाले पे, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट वाला करूँगा तो वो फर्स्ट पे चले जाएगा, क्योंकि उसका चिल्ड्रन है। सो फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम चिल्ड्रन पे नेविगेट होते हैं, पेरेंट से चिल्ड्रन पे जाने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ div, तो देखो कितने डिव मिल रहे हैं, दो डिव मिल रहे हैं, क्योंकि दो डिव हैं उसके चिल्ड्रन। उसको उसको थोड़ी पता है कि कौन से डिव के अंदर जाना है आपको, तो आप उसको बताओ, कैसे बताओगे, या तो आप इंडेक्सिंग कर दो, तो देखो पहले वाले पे चले गए, या फिर आप सेकंड वाले पे कर दो, ठीक है। पहले वाले पे या फिर सेकंड वाले पे, वो आपकी चॉइस है। फिर आपने बोला कि चलो मुझे डिव से मैं अभी सेकंड वाले पे आ गया, येलो लाइन देखना। सेकंड वाले पे आने के बाद मुझको इधर जाना है, तो मैंने कहा कि चलो एक और बार स्लैश डिव लगा दो, पेरेंट से चिल्ड्रन पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगा के। सो अब मैं यहाँ पे आ गया, फिर से मुझको दो एलिमेंट मिले, पहला वाला दूसरा वाला, आप बताओ। तो या तो आप इंडेक्सिंग कर दो, वो आपकी चॉइस है, इंडेक्सिंग आप करना चाहो तो। अगर आप इंडेक्सिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखो, यहाँ पे भी क्या हम एक्सपाथ लिख सकते हैं, एक बार मैं चेक करता हूँ, क्लास इक्वल्स टू, मैंने बोला कि यार मैं इंडेक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, बहुत हो गई इंडेक्सिंग अब, तो अब मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो देखो
मैंने क्या करा, इंडेक्सिंग नहीं करी, फिर से एक एक्सपाथ लिख दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे आ गया H4 पे। तो इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हो फॉरवर्ड स्लैश लगा के, ठीक है। सो अभी वैसे हम फॉलोइंग सिबलिंग की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको पहले ये चीज़ जानना ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैं वेबसाइट पे चलता हूँ, या फिर चलो मैं इधर ही जाता हूँ, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, सो इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हो पेरेंट से चिल्ड्रन के बीच फॉरवर्ड स्लैश लगा के। सो एक एक्सपाथ में लिखता हूँ div एट द रेट क्लास, क्लास की ये रही वैल्यू। ओके, सो फॉरवर्ड स्लैश तो आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो एक्सपाथ नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला स्लैश डिव। तो देखो दो डिव आ रहे हैं, इसके अंदर भी डिव है क्या? अभी देखो हमको दो डिव मिल रहे हैं, ध्यान से देखना, 2 आउट ऑफ 2। इसके अंदर डिव है क्या? इसके अंदर तो नहीं है, आई थिंक इसके अंदर भी नहीं है। तो मुझको कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल डिव एलिमेंट हो। सो देखो कितने एलिमेंट है, इसको मैं छुपा देता हूँ अभी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। डिव क्लास इक्वल्स टू एनिमल, इसको भी छुपा देता हूँ। अभी हम इस येलो लाइन पे थे, डिव क्लास इक्वल्स टू एनिमल, ठीक है। येलो से मुझको कहाँ पे जाना है? इस पे जाना है। अगर मैं स्लैश डिव लगाता हूँ तो क्या हुआ? दो एलिमेंट मिले, दो एलिमेंट मिले। बट अगर मैं डबल स्लैश लगाऊंगा तो क्या होगा? मुझको 11 एलिमेंट मिल रहे हैं, वो कैसे? ठीक है, तो डबल स्लैश क्या है? ठीक है, देखो अगर आपने ये लिख दिया, ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट हो गया। इस पेरेंट के चिल्ड्रन के अंदर जाना है, ध्यान से सुनना, इस पेरेंट के चिल्ड्रन के अंदर जाना है, तो मैं लिखूंगा स्लैश डिव। इसके दो चिल्ड्रन है, इसके दो चिल्ड्रन है, येलो एक ये, एक ये। बट आपने बोला कि मुझे पेरेंट के अंदर जितने डिव वाले टैग हैं उन सबके अंदर सबको हाईलाइट करना है। मतलब इसके अंदर भी आप देखो ना डिव एलिमेंट है, बट वो स्लैश लगा के इसके अंदर नहीं गया। बट आप चाहते हो कि इसके अंदर जितने भी इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर डिव क्लास इक्वल्स टू एनिमल वाली लाइन के अंदर जितने भी डिव टैग हैं, चाहे वो इसके अंदर हो चाहे वो किसी भी लाइन के अंदर हो, कितनी भी बड़ी हिरारकी हो, अगर मुझको सारे चाहिए तो मैं स्लैश स्लैश लगा दूंगा, ठीक है। सो देखो टोटल 11 मिल गए। पहला ये मिला, दूसरा ये मिलेगा, तो पहला ये मिला उसके अंदर जाएगा। अब ये देखना, ये मिला, फिर तीसरा मिला, उसके अंदर भी मल्टीपल डिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप जा सकते हो, कहने का ये मतलब। सो ये क्या हो गई, हमारी पेरेंट हो गई, ये हो गया उसका चिल्ड्रन। बट जब मैं स्लैश डिव लगा रहा हूँ, मतलब कि पेरेंट के अंदर वाला जो डिव एलिमेंट है वही मुझको मिलेगा, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ और कंफ्यूज हो गए हो तो। सो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, बट आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि इसको मैं हटाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे, ठीक है, इसके कितने चिल्ड्रन है? इसके दो चिल्ड्रन है, डिव, एक डिव टैग है, एक ये है और एक H2 है। अगर मैं स्लैश डिव लगाता हूँ तो मुझको केवल इसके चिल्ड्रन वाले डिव मिलेंगे। देखो इस लाइन का भी कोई चिल्ड्रन होगा, डिव डिव टैग इसका भी चिल्ड्रन है, तो मुझको अंदर वाले चिल्ड्रन नहीं मिलेंगे। बट अगर मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर सारे मुझको डिव टैग मिल जाएं, तो मैं डबल स्लैश लगा दूंगा, मुझको सारे के सारे डिव टैग मिल जाएंगे। तो ये कह सकते हो आप इसको पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप इन एक्सपाथ। इसको मैं कॉपी करता हूँ। सो इसको कॉपी करके, और यहाँ पे आपको स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरी थोड़ी सी आदत है कि स्पेस देता हूँ मैं। बट अगर आप स्पेस नहीं भी दोगे तो भी काम आपका चल जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपको पता पड़ गया होगा कि कब आपको सिंगल स्लैश यूज़ करना है, कब आपको डबल स्लैश यूज़ करना है। कहाँ पे इसको मैं लिखूँ, ये तो हमने बात कर लिया था। इसके बाद हम आएंगे, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको लिखता हूँ पेरेंट चाइल्ड एक्सपाथ, और इसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं फॉलोइंग सिबलिंग पे। तो अब हमको क्या देखना है, इसी की मैं बात करता हूँ। हमने पेरेंट से चाइल्ड पे मूव होना देख लिया, ओके। अच्छा, हमने ये भी तो देखा था कि हम चिल्ड्रन से पेरेंट पे कैसे मूव हो सकते हैं। आपको याद है मैंने क्या बताया था कि अगर आपको चिल्ड्रन से पेरेंट पे मूव होना है, आप क्या लगाओगे? स्लैश डॉट डॉट, है ना। एक बार लगाओगे तो एक बार होगा, उसके दोबारा लगा दोगे तो उसके भी पेरेंट पे चले आएगा। तो अब हमने एक चीज़ नहीं देखी कि सिबलिंग से सिबलिंग पे कैसे जाना है। सो हम इसकी बात कर रहे थे, तो मैंने क्या बताया कि यार ये जो नंबर है ना, ये बार बार चेंज हो रहा है, मैं कैसे एक्सपाथ लिखूँ इसकी।
क्योंकि अगर मैं अपना वेब पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये एलिमेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना, मेरी स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी। बट मुझको पता है कि यार ये जो फिश है ना, ये चेंज नहीं होगा, तो मैंने कि चलो मैं इसकी XPath लिख लेता हूँ। फिर मैंने बोला कि चलो अब मुझको पेरेंट से, ये मेरा पेरेंट है, मुझे यहाँ जाना है, तो आपने बोला कि चलो स्लैश डिव लगा देता हूँ। बट आप ध्यान से देखो, ये तीनों क्या है, आपस में सिबलिंग है। ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, फिश के अंदर ये नहीं है। बेसिकली मुझे इस, ये मेरी सिबलिंग है, इन ये चारों सिबलिंग है मेरी। इस सिबलिंग से मुझको इस वाली सिबलिंग पे नेविगेट होना है, तो मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ? तो उसके लिए एक फंक्शन है फॉलोइंग सिबलिंग। फॉलोइंग मतलब आगे आने वाली सिबलिंग, ओके। फॉलोइंग सिबलिंग, दो आपको कॉलन लगाने हैं, दो मैंने कॉलन लगाए हैं। फॉलोइंग सिबलिंग क्या सिबलिंग है? डिव। डिव हमारा टैग का नाम है, ओके। सो सिबलिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है। तो देखो, इधर से मैं इधर नेविगेट करा और मैंने लिखा कि कौन सी सिबलिंग पे जाना है, डिव वाली पे। बट अगेन आपको दो एलिमेंट मिलेंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, दो सिबलिंग है इसके आगे, इस पर्टिकुलर लाइन के आगे दो सिबलिंग है। तो आप किस पे जाना है? आपने बोला चलो मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टू कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप पूरे पे ब्रैकेट लगा दो फिर इंडेक्सिंग कर दो। सो काफ़ी सारे वेज हैं, ठीक है। यहाँ पे वन कर दिया या फिर टू कर दिया, बट आप कोशिश करो इंडेक्सिंग ना करो, अगर काम आपका चल जाएगा तो, ठीक है। सो मैंने बोला कि चलो मुझको ना इस पे जाना है। सो देखो, अगर मैं क्या कर सकता हूँ, @क्लास, मैं ये ले लेता हूँ। मैंने फिर से XPath लिख दी, मैंने एक जगह और आपको दिखाया था, मैंने डायरेक्ट XPath लिख दी थी उसके आगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बट हमको पता है ना ये नंबर तो चेंज हो रहा है, तो अभी के लिए हम इसको इंडेक्स कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फॉलोइंग सिबलिंग, ठीक है। एक सिबलिंग से दूसरे सिबलिंग पे नेविगेट हो रहे हैं हम, ठीक है। इसको मैं टू करूँगा तो इस पे आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो क्या है, नंबर चेंज हो रहा है। अगर मैं इसकी XPath डायरेक्ट लिखूंगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, ये नंबर चेंज हो जाएगा, मेरी स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इधर की लिख ली, इधर से मैं नेविगेट हो गया सिबलिंग पे। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। सो इसी में एक होता है प्रीसीडिंग सिबलिंग। प्रीसीडिंग मतलब, जैसे अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, अभी हाँ, मैंने बोला कि आप अब जस्ट एज्यूम कर लो अभी के लिए, ठीक है। सो अब ये जो लाइन है ना S3 वाली, और इस वाली लाइन को भी आप भूल जाओ, अभी हम बस नेविगेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे ना इस येलो लाइन से इस वाली सिबलिंग पे ट्रेवर्स होना है। ये भी एक सिबलिंग है, क्योंकि इसका आप लेवल देखो, राइट, चारों के चारों सिबलिंग है। मुझको नेविगेट होना है तो मैं कैसे जाऊंगा? फॉलोइंग सिबलिंग मतलब होता था इसके आगे वाले। अगर मुझको पहले वाले सिबलिंग पे जाना है तो मैं करूंगा प्रीसीडिंग सिबलिंग, फिर दो कॉलन दूंगा और टैग नेम का नाम लिखूंगा H3, ठीक है। सो देखो, इस केस में क्या है, आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा क्योंकि एक ही H3 टैग है, राइट। अगर यहाँ पे इसके ऊपर एक और H3 होता तो आपको दो मिलते, फिर आप क्या करते, इंडेक्सिंग कर देते वन टू करके, राइट। तो इस तरीके से आप फॉलोइंग सिबलिंग को यूज़ कर सकते हो और प्रीसीडिंग सिबलिंग को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया क्या केस हो सकता है जिस केस में आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ सकती है, ठीक है। सो इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फॉलोइंग सिबलिंग हमने बात करी, और प्रीसीडिंग सिबलिंग भी बात करी। फॉलोइंग सिबलिंग ये रहा, और एक और होता है प्रीसीडिंग सिबलिंग। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसा आपको लगे आप यूज़ कर लो। यहाँ पे लिख देता हूँ PRECEDING, ठीक है। सो अब हम एक वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। सो थोड़ी सी हम थ्योरी भी देख लेंगे, बेटर रहेगा। बहुत अच्छी वेबसाइट है XPath, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो अगर आपको बाद में गो थ्रू करना हो। सो बेसिकली ये जो वेबसाइट है, अ, इसमें ना XPath एक्सेस यूज़ करें, ये क्या होते हैं बेसिकली। अब अभी हमने वैसे कुछ यूज़ भी कर लिए हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मल XPath से ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल दिए, वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू डायनेमिक है, बार बार चेंज हो रही है। सो हम इसका यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी XPath को लिख पाओगे, ठीक है। XPath एक्सेस, तो देखो अभी हमने कौन कौन से यूज़ कर लिए। अगर मैं बात करूँ, मैंने ये वाला आपको बता दिया, ठीक है। ये वाला बताया, ये वाला बताया, ठीक है, दो बताए। और अच्छा, ये वाला भी देख लेते हैं, हाथ किया चाइल्ड वाला। दिस इंडिकेट्स द चिल्ड्रन ऑफ द कंटेक्स्ट नोड। कंटेक्स्ट आप मान लो कि जो आपकी करंट नोड है। अगर मैं लिखूं, इस पे ही मैं जाता हूँ, इसी पे आ जाता हूँ, या फिर चलो इस पे जाते हैं, ये थोड़ी सी इजी पड़ेगी, ठीक है। इस पे मैं क्या एक्सपाथ लिखी थी मैंने, यहाँ पे लिखता हूँ कार्निवोर। चाइल्ड वाला जो एक्सपाथ एक्सिस है वो क्या है,
मैंने बोला कि मुझे ना इसके चिल्ड्रन पे जाना है, तो देखो एक तरीका तो है आप स्लैश लगा दो, जो हम पहले बात कर चुके हैं, /H5, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो, आप अपनी एक्सपाथ को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो, आपको लगा कि नहीं यार छोटी एक्सपाथ है, हमको तो थोड़ी सी बड़ी एक्सपाथ लिखनी है, तो आप कर दो चाइल्ड ::H5, सॉरी H5 है ना, हाँ। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। पेरेंट से चिल्ड्रन पे जाना है, या तो डायरेक्ट चले जाओ या फिर ऐसे चले जाओ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैं इसको ही लिखता हूँ, चाइल्ड अभी मेरा H5, इसके कितने चिल्ड्रन है? पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिव, कितने एलिमेंट होंगे? 2। पहला, दूसरा, ठीक है। इंडेक्स कर सकते हो, वो आपकी चॉइस अगेन। बट अगर यहाँ पे मैं स्टार लगा दूँ, स्टार मतलब सारे के सारे, H5 हो, डिव हो, या फिर कुछ भी हो, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। सो इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो क्या हम ऐसे लगा सकते हैं क्या? देखो ऐसे भी आप लगा सकते हो, /स्टार मतलब सारे के सारे चिल्ड्रन सेलेक्ट कर दो उस पर्टिकुलर लाइन के। तो ये हो गया हमारा चाइल्ड वाला एक्सपाथ एक्सिस, ठीक है। ये हमने बात करी। अब हम बात करेंगे, इस पे मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा, डिसेंडेंट हम करते हैं या फिर पेरेंट वाला भी था इसमें एक। हाँ, ये वाला हम करते हैं, पेरेंट वाला, ठीक है। दिस इंडिकेट्स द पेरेंट ऑफ द कंटेक्स्ट नोड, कंटेक्स्ट मतलब करंट नोड। आपको याद होगा मैं पेरेंट पे स्विच हुआ था, मैंने क्या किया था, मुझे इसके पेरेंट पे जाना है, मैंने बोला /. ध्यान से देखना इधर क्यों गया ये, क्यों गया? क्योंकि, फिर से करता हूँ, यहाँ पे हूँ अभी, ठीक है। इसका पेरेंट क्या है, इसको क्लोज करके देख लो, देखो इसका पेरेंट है ये वाली लाइन, क्योंकि ये छुप जा रहे हैं तीनों के तीनों। इसका पेरेंट क्या है? ये वाली लाइन। अगर मैं करूँगा /. तो यहाँ पे आ गई ना। या तो ऐसे चले जाओ, या फिर आप करो, आपने बोला कि चलो एक्सपाथ थोड़ी बड़ी करते हैं, पेरेंट, पेरेंट क्या है इसका? डिव, डिव दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, या फिर या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, अगर मोर देन वन एलिमेंट प्रेजेंट हो तो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो। सो बेटर है कि आप या तो ऐसे लिख लो, पेरेंट पे जाना हो, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे मान लो थोड़ा सा ऊपर हो जाता हूँ, इसका, इस लाइन का क्या है, देखो इस लाइन का, अगर मैं ये लिख दूँ यहाँ पे, ये लिख दूँ, क्या ये चलेगा? नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि यार ये जो कार्निवोर वाली लाइन है, ये जो कार्निवोर वाली लाइन है, इसका ये पेरेंट है, ये इसका पेरेंट नहीं है, ये इसका पेरेंट का भी पेरेंट है, मतलब एंसेस्टर है, एंसेस्टर, ओके। सो अगर मैं, मुझे इसके एंसेस्टर पे जाना है, मुझे इधर से डायरेक्ट इधर जाना है, सो पेरेंट वाला तो काम नहीं आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, है ना। तो आप एंसेस्टर वाला भी यूज कर सकते हो, अगर आपको पेरेंट के भी पेरेंट पे जाना है, ठीक है। देखो कहाँ गया, अब अभी तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये इसका पेरेंट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। पेरेंट क्या है इसका? ये वाला है ना, इमीडिएट पेरेंट, इमीडिएट मतलब सबसे पहले वाला, बाकी तो एंसेस्टर कहलाएंगे ना। सो अगर आपको एंसेस्टर पे जाना है, या फिर मान लो मुझे इससे भी ऊपर जाना है, सबसे बड़े वाले एंसेस्टर पे जाना है, मतलब सबसे जो पूर्वज मान लो, जो बोल लो आपको बोलना है। सो पेरेंट से तो काम नहीं चलेगा, बट मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ एंसेस्टर, ठीक है। सो डायरेक्टली वो आपको यहाँ पहुँचा देगा। अगर मैं बॉडी लिख दूँ तो बॉडी, ठीक है, तो बॉडी पे भी चले जाएगा। सो इस तरीके से आप एंसेस्टर वाले, जो एक्सपाथ एक्सिस में यूज़ होता है एंसेस्टर, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। सो मैंने आपको कौन से वाले बताए थे अभी, एक ये बता दिया, ठीक है, और एक ये वाला भी बता दिया। दिस एक्सेस इंडिकेट ऑल द एंसेस्टर रिलेटिव टू द कंटेक्स्ट नोड, ठीक है। सो एक चीज़ और, इधर अगर मैं यहाँ पे मैंने किया था, कहाँ पे किया था, ओके, अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूँ, या फिर चलो पेरेंट से पहले देखते हैं, पेरेंट। सो काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा दूँ, मुझको कितना पेरेंट मिला? एक ही पेरेंट मिला, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये इसका पेरेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंसेस्टर लगा दूँ, ठीक है, देखो HTML एक एंसेस्टर है, बॉडी भी है, देखो हेड इसके अंदर नहीं है, हेड अलग है, ठीक है। तो हेड के अंदर, हेड को वो हाईलाइट नहीं करेगा, इसको मैं छुपा देता हूँ। ये हेड अलग है, HTML के अंदर बॉडी थी, तो उसने HTML को भी ले लिया, बॉडी थी, फिर डिव भी होगा, ये वाला डिव भी होगा, ये नहीं होगा क्योंकि डिव के अंदर नहीं है वो, ठीक है।
जिसके अंदर होगा उसी को एंसेस्टर दिखा रहा है, ठीक है। H2 के अंदर थोड़ी है हमारा ये जो एलिमेंट है, H2 के अंदर नहीं है, इसलिए वो एंसेस्टर नहीं होगा, ठीक है। फिर एक और डिव है, ठीक है, ऐसे सारे के सारे वो दिखा देगा। तो इस तरीके से आप स्टार लगा के, तो बेसिकली ये जो मैं अब आपको बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए, बट रियल टाइम जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने बेसिक वाले फंक्शन यूज़ करे थे XPath के, वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। सो कभी कभी आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो ये हमने बात करी एंसेस्टर। अच्छा, ये क्या है, एंसेस्टर और सेल्फ, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो जब आपको याद होगा इसका एंसेस्टर क्या था, डिव, ठीक है। सॉरी, एंसेस्टर नहीं, पहले हम बात करेंगे पेरेंट, है ना। पहले मैंने पेरेंट की बात करी थी, तो मैं फिर से पेरेंट की बात करूंगा। पेरेंट इसका है डिव, ठीक है। अब मैंने बोला आपको कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, वन आउट ऑफ वन एलिमेंट मिल रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आओ। अच्छा, पेरेंट में इन्होंने नहीं दिया, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पेरेंट में आप ये वाला यूज़ कर सकते हो क्या, सेल्फ। सेल्फ का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ, देखता हूँ हो रहा है क्या। देखो ये वाला तो एप्लीकेबल नहीं है, कोई बात नहीं। सो पेरेंट के साथ आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ फॉलोविंग। फॉलोविंग सिबलिंग की बात नहीं कर रहा मैं, केवल मैं कर रहा हूँ बात फॉलोविंग की, ठीक है। सो फॉलोविंग क्या है, पहले मैं इसको सबको ना छोटा कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं कहाँ पे हूँ, येलो वाली लाइन पे हूँ, ठीक है। मैंने बोला, अच्छा आप इसके आप पहले मैन्युअली विजुअलाइज करो। इसके आगे, इस येलो लाइन के आगे, मैं इसके चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस येलो लाइन के बाहर की बात कर रहा हूँ। कितने सारे डिव हैं, देखो ये क्लोजिंग वाला टैग है, इसको मत देखना, ये तो इसी का पार्ट है ना। ये पूरी येलो लाइन एक ही है, क्योंकि ये यहाँ, सॉरी इसका नहीं है, वो इसका है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कितने डिव टैग हैं इसके बाहर, ओपनिंग डिव टैग, ठीक है। कितने हैं, बहुत सारे हैं, देखते हैं एक बार। सो मैं अगर लिखूँ फॉलोइंग, दो कोलन लगा के मैंने दिया डिव, देखो इस लाइन के बाहर एक तो ये है, ठीक है, और लाइन के बाहर और लाइन के बाद दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं पिछले वाले एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले वाले एलिमेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे कितने हैं, देखो एक, दूसरा ये है, और उसके अंदर है तो ये भी बाहर है, ये वाला भी तो इसके बाहर है ना, कार्निवोर के, तो इसलिए ये भी सिलेक्ट हो गया और ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इधर ही, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो इसकी बात करते हैं, डिव क्लास इक्वल्स टू एनिमल, एनिमल, ठीक है। सो एनिमल सेलेक्ट हुआ कि नहीं। अच्छा, इसके बाहर कितने डिव एलिमेंट हैं, इसके बाहर की बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। देखो इसके बाहर तो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं डिव नाम का, ठीक है, तो नहीं है तो फिर वो कुछ भी एलिमेंट नहीं देगा, ठीक है। तो इसको नहीं लेते, इसको लेते हैं। अच्छा चलो, हम ये समझ गए वैसे कि फॉलोइंग का क्या मतलब है। जब भी आप फॉलोइंग वाला एलिमेंट यूज कर रहे हो, तो आप क्या करो, इस लाइन को तो भूल जाओ, जिस जिस लाइन का आपने एक्सपाथ लिखा है उसको आप हटा दो, और उस लाइन के अलावा जितने भी डिव टैग बाहर हैं उसके, चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर से आपको बता रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बाहर, इस लाइन के बाहर, ठीक है, वो सारे एलिमेंट वो हाईलाइट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, इसको चलो लेते हैं दोबारा से। अगर मैं ये लिखता हूँ, अभी भी इसने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके बाहर कोई भी डिव एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं छोटा करता हूँ, देखो इसके ऊपर तो है बट इसके आगे नहीं है, ठीक है, इसके बाहर नहीं है, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसलिए आपको जीरो एलिमेंट मैच होंगे, तो इस तरीके से आप फॉलोइंग यूज कर सकते हो। अब एक और होता है डिसेंडेंट। ये वाला क्या चीज होती है, जैसे फॉलोइंग का मैंने यहाँ पे यूज करा, दिस इंडिकेट्स ऑल द नोड्स दैट अपीयर आफ्टर द कंटेक्स्ट नोड। कंटेक्स्ट मतलब आप मानो कि करंट नोड इन द HTML डोम। तो हमने देख लिया ये तो कैसे वर्क करता है, बहुत ईजी है। अब एक और ये होता है डिसेंडेंट, तो इसमें मैं जाता हूँ, हाँ, ठीक है, इस वाली वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूँ डिसेंडेंट मतलब, देखो अभी मैंने आपको बताया था जब भी आप फॉलोइंग यूज कर रहे हो, तो सपोज मैंने इस लाइन का एक्सपाथ लिखा है, ठीक है, इस लाइन को आप भूल जाओ, इसके आगे आने वाले जो भी डिव टैग होंगे, डिव या फिर और कोई एलिमेंट, अभी मैंने डिव लिया है, दूसरे एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं यहाँ पे, सॉरी नोट एट्रीब्यूट, टैग नेम, दूसरे टैग नेम भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी मैंने डिव से एग्जांपल दिया था। सो इसको भूल के जितने भी एलिमेंट हैं आप वो वाले एलिमेंट, सॉरी इस लाइन को भूल के
जितने भी एलिमेंट हैं वो सबको हाईलाइट कर लेगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैंने अगर मैं डिसेंडेंट यूज़ करता हूँ, ठीक है, फॉर सपोज DESCENDANT, अब क्या हुआ देखो, डिफरेंस समझना दोनों में, ठीक है। तो जो डिसेंडेंट है हमारा वो क्या करेगा, चिल्ड्रन वाले जो एलिमेंट हैं उनको दे देगा। अब देखो डिसेंडेंट क्या कर रहा है, डिसेंडेंट को जब भी आप ये यूज़ करोगे ना, इसका ये मतलब है कि मुझे बाहर वाले एलिमेंट से मतलब नहीं है, मुझे केवल उन्हीं एलिमेंट से मतलब है जो इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर है, ठीक है। इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर कितने डिव हैं, देखो इसको मैं पहले छोटा कर देता हूँ, इसके अंदर कितने डिव हैं, एक दो, ठीक है, दो तो है ही, और इसके अंदर भी शायद डिव होगा, राइट, इसके अंदर नहीं है क्या, ओके, सो इसके अंदर तो नहीं है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ताकि सपोज मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, एनिमल, देखो एनिमल पे है, अब कितने डिव हैं इसके अंदर, अभी आपको दो दिख रहे होंगे। सो अगर मैं डेफिनेशन पढूं यहाँ पे, दिस इंडिकेट्स द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के भी चिल्ड्रन और उनके भी चिल्ड्रन, मतलब कितने भी चिल्ड्रन के अंदर हिरार्की हो, सारे के सारे एलिमेंट को वो हाईलाइट कर देगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं लिखता हूँ डिसेंडेंट डिव, देखो एक दो, पहला ये, इसके अंदर अगर डिव है तो वो वाले एलिमेंट भी हाईलाइट कर देगा, और इसी लाइन के अंदर बात हो रही है, इसके बाहर बात नहीं हो रही, ये आप समझना। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, जितने सारे डिव एलिमेंट हैं इस लाइन के अंदर, इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर, सो डिसेंडेंट से आप वो वाले एलिमेंट हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। इंडेक्सिंग आप चाहो तो कर दो, आपकी चॉइस है, बट हमको कंसेप्ट समझना है अभी, ठीक है। तो ये मतलब हुआ डिसेंडेंट का। बट अगर यहाँ पे मैं फॉलोइंग करता हूँ, फॉलोइंग मतलब, फॉलोइंग का क्या मतलब बताया था मैंने, तो मैं काफ़ी बार ना चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बट आप एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि फॉलोइंग का क्या मतलब है, ठीक है, फॉलोइंग डिव, जैसे ही फॉलोइंग यूज़ करा, तो इस लाइन को तो आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ, इसके बाहर देखो, इसके आगे, बाहर भी देखो और आगे भी देखो, क्या कोई एलिमेंट है डिव नाम का, नहीं है, तो इस वजह से आपको जीरो एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। तो हमने बात करी एंसेस्टर की, हमने बात करी, राइट। तो अच्छा मान लो इसका एंसेस्टर क्या हुआ, ठीक है, अगर मैं स्टार लगाऊं तो सारे कर देगा, राइट, अच्छा दो ही करेगा, राइट, क्योंकि दो ही है, बॉडी है, क्योंकि इसका एंसेस्टर क्या होगा, देखो एक पेरेंट खुद भी एंसेस्टर होता है, राइट, पेरेंट भी होता है, एक एंसेस्टर पेरेंट भी होता है और एंसेस्टर भी होता है, बट पेरेंट केवल पेरेंट ही होता है, ठीक है, वो एंसेस्टर नहीं कहलाया जाएगा। तो अगर इसलिए अगर मैं यहाँ पे पेरेंट लिखूंगा तो आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सपोज एंसेस्टर यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है। सो अब क्या होगा, हाँ, अभी आपको कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी, ठीक है, तो वन एलिमेंट मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं सेल्फ लगा दूँ, डैश और डैश सेल्फ, सॉरी मैंने शायद से और सेल्फ, ये चला नहीं, स्लैश एंसेस्टर और सेल्फ, सो क्या इशू है, एक बार मैं फिर से करता हूँ, एंसेस्टर क्या है इसका, देखो एंसेस्टर क्या है, इंडिकेट ऑल द एंसेस्टर्स रिलेटिव टू द कंटेक्स्ट नोड, ठीक है। बट सेल्फ में क्या है, वो वाला जो एलिमेंट है खुद भी सेलेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मैं देखूँ क्यों नहीं हो रहा है, बॉडी लिखता हूँ, एनिमल स्लैश, या फिर मैं इधर से जाता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ, टिप क्लासिक टू वर्टिब्रेट एंसेस्टर और सेल्फ स्लैश, ओके। सो इसमें एक एग्जांपल देखते हैं वर्क क्यों नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे मैं डालता हूँ कंट्रोल एफ एंसेस्टर, एंसेस्टर तो हमने देख लिया था, एंसेस्टर और सेल्फ देखना है हमको। देखो इसमें जैसे इन्होंने बताया, अगर मैं ये वाला एक्स बात लिखूँ, एंसेस्टर और सेल्फ डबल कोलन डिव, देखो कंटेक्स्ट नोड मतलब करंट नोड, मतलब क्या होगा कि करंट करंट नोड को भी हाईलाइट कर देगा और उसके जो एंसेस्टर होंगे उनको भी हाईलाइट कर देगा। एक बार ये एक्स बात कॉपी करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ शायद। सो अभी मुझको ये खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि
टेक्स्ट कॉपी करते वक्त आई गेस ऐसे वर्क नहीं कर रहा है, तो मैमल, ठीक है, और स्लैश एंसेस्टर और सेल्फ, ठीक है। सो देखो कितने एलिमेंट आए, 1 2 3, ठीक है। अगर मैं केवल एंसेस्टर लिखता, ध्यान से देखना, एंसेस्टर लिख दूँ, देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, एंसेस्टर तो दोनों ही है। पेरेंट लिखता तो केवल कौन सा आता, इमीडिएट पेरेंट आता, ठीक है, ये आप दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। बट एंसेस्टर तो दोनों ही होंगे, एंसेस्टर अगर दोनों होंगे तो कितने एलिमेंट मैच हो रहे हैं, एक ही हो रहा है और एक ये वाला हो रहा है, राइट, दोनों मैच हो रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं एंसेस्टर और सेल्फ लिखता हूँ तो क्या होगा, ये वाला जो एलिमेंट था, ये लाइन, ये वाली भी हाईलाइट हो जाएगी, इसका ये मतलब है। सेल्फ मतलब खुद, खुद को भी सिलेक्ट कर लो और एंसेस्टर को भी सिलेक्ट कर लो, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तीनों को सिलेक्ट कर रहा है, ये वाली जो येलो लाइन है इसको भी कर रहा है, हटा दूंगा तो इसको नहीं करेगा, कहने का ये मतलब, ठीक है, केवल ऊपर वालों को करेगा। ये हो गया एंसेस्टर और सेल्फ। और इसके नीचे ऊपर जाता हूँ मैं थोड़ा सा, हमने एंसेस्टर और सेल्फ की भी बात करी बहुत ही अच्छे से। एंसेस्टर हो गया, एक ये भी था डिसेंडेंट और सेल्फ। डिसेंडेंट क्या था कि पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे सबको वो दे देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ DESCENDANT, कितने डिव हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसके अंदर कितने डिव हैं, 1 2, मतलब चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर भी अगर डिव होगा ना तो वो दे देगा, ये मतलब, ठीक है। बट अगर मैं सेल्फ लिखता हूँ तो देखना ये वाली जो लाइन है ना, ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। अभी ये लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही है, मैं एंटर मार रहा हूँ तो आप देख पा रहे होगे। बट अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डिसेंडेंट डैश और डैश सेल्फ, ठीक है, तो 5 होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सेल्फ का मतलब है ये वाले सारे के सारे वो सेलेक्ट कर लेगा, जो चिल्ड्रन होगा और पेरेंट भी दोनों। सो हमने बात करी इसकी, और पेरेंट की भी बात कर ली, एंसेस्टर की भी बात कर ली, और फॉलोइंग की भी हमने बात कर ली थी। सो फॉलोइंग क्या था कि एक सेकंड मैं इधर आ गया हूँ। हाँ, फॉलोइंग का ये था कि उस लाइन के बाहर जो होगा ना, जैसे एक बार और दिखा देता हूँ अगर आप कंफ्यूज नहीं हो, बस मैं ये चाहता हूँ। सो देखो, पहले इसको हटाता हूँ, लाइन यहाँ पे है, ठीक है। फॉलोइंग मतलब इस लाइन के, इस येलो लाइन के बाहर, इस येलो लाइन के बाहर कितने हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। जितने बाहर एलिमेंट होंगे सबको वो दे देगा। तो इस टाइप से आप एक्सपाथ एक्सेस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने काफ़ी सारे आपको एक्सपाथ एक्सेस भी बताए, ठीक है। तो और देखते हैं, मैं एक बार डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, हमने ये वाले भी डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो सी एस एस सिंटैक्स हम बाद में बात करेंगे दूसरे लेक्चर में। ओके, तो इस तरीके से आप एक्सपाथ लिख सकते हो। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे बात करी थी कि वैलिडेट एक्सपाथ यूजिंग डॉलर एक्सपाथ, अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। हमने काफ़ी सारी एक्सपाथ सीखी, तो इसका क्या मतलब है। देखो, अगर मैं अमेजोन वेबसाइट खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या इशू है। यहाँ पे हमको वैलिडेट, देखो कंट्रोल F दबा के ना आप यहाँ पे वैलिडेट आसानी से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट कई बार क्या होता है, चीज़ें ये जो है ना आपको गलत आउटपुट दे देता है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको दोनों तरीके से एक्सपाथ वैलिडेट करनी आनी चाहिए। सो बताता हूँ डिफरेंस कैसे आएगा। अमेजोन वेबसाइट ओपन करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। ओके, सो ये क्या है, हमारा टैग नेम, इसको हम बोलते हैं एंकर टैग। ये होता है लिंक के लिए यूज़। अगर आपको कोई भी लिंक वेब पेज पे यूज़ करनी है तो डेवलपर क्या करेगा, एच एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू दे देगा URL का, ठीक है। तो ये होता है हमारा लिंक के लिए यूज़ होता है एंकर टैग। मुझे काउंट करना है मेरे वेब पेज पर कितनी लिंक है। सो मैंने बोला कि चलो मैं एक्सपाथ लिख देता हूँ फटाक से, /A। मुझको ये पता है कि एंकर टैग ए केवल लिंक के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है, बटन के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है, या फिर किसी और एलिमेंट के लिए। इसका खास मकसद है, मकसद ये है कि जब भी मुझको लिंक देनी होगी तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर मैं /A लिखता हूँ तो जितने भी एंकर टैग होंगे मेरे वेब पेज में, वो क्या दे देगा, मुझको काउंट दे देगा, देखो 347। फिर मैं क्या करूँगा, प्ले राइट का या फिर सेलेनियम का स्क्रिप्ट लिखने के बाद डॉट काउंट मेथड यूज़ करके मैं सिंपली क्या करूँगा,
बता दूंगा कि इतनी लिंक है मेरे वेब पेज पर। बट अगर मैं इसको इधर वैलिडेट करता हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है, ये देखो एरर आ रही है तो कंट्रोल एल दबाना, क्लियर हो जाएगा। फिर मैं लिखूंगा $x, एक्स स्टैंड फॉर एक्सपाथ, स्मॉल एक्स है, कैपिटल नहीं है, ठीक है, डबल कोट लगाना। और जो हमने एक्सपाथ लिखी है, ये एक्सपाथ लिखी थी मैंने, ठीक है, इसको देखो अभी कितना काउंट दिखा रहा है यहाँ पे, 338, इधर कितना दिखा रहा है, 347, इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहीं कहीं पे मुझे अगर मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे तो एंकर टैग है ही नहीं, इसके अंदर हो सकता है, एक बार चेक करता हूँ। क्या इसके अंदर है, शायद इधर नहीं है। सो एक बार थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसने क्या किया, इस डबल स्लैश ए को भी इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, जो कि गलत है, ठीक है। ये लिंक थोड़ी है, ये तो एक फंक्शन दिया है इन्होंने, ठीक है। बट क्या होगा अगर हम इसको यहाँ से वैलिडेट करके मैं गया तो मुझको क्या मिलेगा, तो मुझे लगा कि 349 लिंक्स हैं, बट यहाँ पे काउंट क्या आएगा, दूसरा आएगा। तो बट आप इधर देखोगे ना, तो कहने का ये मतलब है कि कई बार ये जो है, इधर हम वैलिडेट कर दें तो इनकरेक्ट रिजल्ट आता है, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि एक बार और मैं करता हूँ, ओके, ठीक है, ये वाला एलिमेंट भी हाईलाइट हो गया, ठीक है। इधर तो हाईलाइट हो गया, बट जब मैंने इधर एक्सपाथ वैलिडेट करी क्रोम कंसोल पे, इधर वो वैलिडेट नहीं होगा, ठीक है। इधर वो जो एलिमेंट आ रहा है इधर, ये वाला, वो आपको नहीं देगा। सो मेक श्योर आपको वैलिडेट करना भी आना चाहिए। सो अभी तक हमने जितनी भी एक्सपाथ लिखी हैं, कोई भी एक्सपाथ की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी अभी हमने डिस्कस करी है आज के लेक्चर में, सारी की सारी एक्सपाथ आप इधर वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल एल, आपको क्या लिखना है, $x। चलो एक और वैलिडेट करके दिखा देता हूँ, इसकी एक्सपाथ आप कैसे लिखोगे। तो देखो ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है, आईडी इसकी यूनिक है। सो इस वेबसाइट की आईडी, आप आईडी भी आप ले सकते हो, आईडी वाला हमने लोकेटर की बात करी थी, बट आप आईडी से भी एक्सपाथ ले सकते हो। और ये आईडी चेंज नहीं होगी, पिछले 2 साल से तो चेंज नहीं हुई। तो मैं इसको ले लेता हूँ, आईडी इक्वल्स टू, सो स्टार, या तो आप स्टार लगा दो, आपकी मर्जी, ठीक है। आईडी यूनिक है तो यूनिक एलिमेंट मिल गया। अब $x, एक्स स्मॉल आएगा, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, पेस्ट द एक्सपाथ, फिर एंटर मार दो। इसको ओपन करोगे तो जैसे ही आप यहाँ पे माउस ओवर करोगे ना, तो देखो ये बता रहा है, ठीक है, कि हमारे कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, जीरो आ रहा है ना, ठीक, इसका मतलब है एक ही एलिमेंट है। तो जितनी भी एक्सपाथ आप लिखी है हमने अभी तक, आप यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो। तो अभी हमने बात करी रिलेटिव एक्सपाथ की, ठीक है। इस लेक्चर में हमने बात करी बहुत अच्छे से कि रिलेटिव एक्सपाथ क्या होती है, एक्सपाथ एक्सेस हम कैसे यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि अ, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिलेटिव एक्सपाथ स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द डोम स्ट्रक्चर, ठीक है। सो मिडिल ऑफ द डोम स्ट्रक्चर मतलब, इधर मैं जाता हूँ तो देखो ये जो एक्सपाथ मैंने लिखी, मैंने मिडिल ऑफ द HTML डोम, जितना भी HTML का कोड लिखा है मैंने मिडिल में जाके डायरेक्टली एक्सपाथ लिख दी, उसको मैं बोलूँगा रिलेटिव एक्सपाथ। और इसी एक्सपाथ को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक और होती है एब्सोल्यूट एक्सपाथ, वो हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे आने वाले। बट अभी के लिए मैं बता दूं उसमें क्या होता है, मेन डिफरेंस ये होता है कि अभी तो मैंने डायरेक्टली लिख दी रिलेटिव एक्सपाथ, मैं क्या करूँगा, यहाँ से चलूँगा, यहाँ से मैं चलूँगा और यहाँ तक रीच करूँगा, ठीक है, आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो वो क्या होगा, बहुत ही लंबी एक्सपाथ हो जाएगी और वो हम प्रेफर नहीं करते। बट आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि एब्सोल्यूट एक्सपाथ हम कैसे लिखते हैं। सो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।